हेलो बच्चों, क्या हाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस परसेंटाइल बूस्टर सीरीज का एक और चैप्टर कंप्लीट किया था। हालांकि चैप्टर मत बोलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ बातें की थी। अब इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं दिखाई देता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें होना ही चाहिए। और थोड़ा बहुत आइडिया बड़ा सीधा था कि इसमें कुछ नॉर्मल एल्केन्स के, एल्कीन्स के, एल्काइंस के, या फिर जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके नाम लिखने तो हमें आने ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं थी। आपको एक बेसिक तरीका या बेसिक नॉलेज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की होनी चाहिए। आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, या जो आज चैप्टर करना चाह रहे हैं, वो है हाइड्रोकार्बन्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोलूंगा क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन से आप आगे के किसी भी फंक्शनल ग्रुप तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई कहे कि हाइड्रोकार्बन से आप किसी एल्केन से एल्डिहाइड कीटोन्स बनाइए, तो भी मेरा दिमाग काम करता है कि मैं एल्केन से सबसे पहले एल्काइल हैलाइड बना लूंगा, और एल्काइल हैलाइड को डिहाइड्रो हैलोजिनेट करके एक एल्कीन, और एल्कीन की ओजोनोलिसिस करके मैं एल्डिहाइड कीटोन्स तक पहुंच सकता हूं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आगे के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उन फंक्शनल ग्रुप्स को इस एल्केन से ही शुरू करके आगे तक ले जाया जा सकता है। तो अगर आप दूर जाना चाह रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स के पास, तो आप एल्केन से स्टार्ट या हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं। बहरहाल, तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम सबसे पहले कुछ सवालों को डिस्कस करते हैं, जिनमें जो मेन पार्ट हम करना चाह रहे हैं इसके अंदर वो यही है कि कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल उठाएंगे, कुछ अलग से सवाल लेंगे, और इन दोनों को मिलाकर ही कुछ डिस्कशन करेंगे। तो जो मेन कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आएंगे उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है, ये सवाल उसी चीज से रिलेटेड है जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस या इंटरमीडिएट्स की रीअरेंजमेंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। हालांकि आप पहले की बात करें तो कार्बोकैटायंस के रीअरेंजमेंट में रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक बड़ी बात मानी जाती थी। यह क्या सवाल आईआईटी ने पूछा है जिसमें रिंग एक्सपेंशन हो रहा है या रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। बट अब ऐसा लगता है जैसे रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक बेसिक सी चीज है जिस पर जेई वाला अक्सर हर ऑलमोस्ट हर सवाल, हर पेपर में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कार्बोकैटायंस के रीअरेंजमेंट से रिलेटेड सवाल पूछ ही लेता है, और रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड तो पूछता ही है। तो जैसे एक सवाल है, हाल फिलहाल में आया हुआ सवाल था, जिसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे इस सवाल में भी शायद कार्बोकैटायन बनेंगे और कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट से रिलेटेड आपको बातें करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं इस सवाल में, मुझे पता है तुम लोग इस सवाल के बारे में जानते हो, बट मैं इसके बारे में कुछ कुछ बताना चाहता हूं। एक कहानी अजीब सी बोली जाती है कि जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ प्लस आएगा और एक तरफ माइनस आएगा। मुझे ये चीज तुम लोगों से भी पूछनी है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ प्लस आएगा, एक तरफ माइनस आएगा, ये काम लेकिन करेगा कौन? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है, इसको कोई आदमी तोड़ रहा है, कुछ तो ऐसा होगा, कोई इफेक्ट तो इसके ऊपर लगेगा जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। यही इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही आप इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखेंगे, तो ये जो आपका HBr है, दिस इज H प्लस एंड Br माइनस। तो ये जो आपका HBr है, इसमें Br माइनस से सबसे पहले कहा जाएगा कि जाओ जाके रिएक्शन करो। तो Br माइनस अपना दौड़ता हुआ जाएगा रिएक्शन करने, और जितनी तेजी से जाएगा उससे ज्यादा तेजी से लौट के वापस आ जाएगा। वो कहेगा तुम अजीब लल्लू आदमी हो, तुमने हमें बताया ही नहीं कि एक ऐसे सिस्टम के पास भेज रहे हो जिसपे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने उसके पास हमें कैसे भेज दिया? हम तो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हैं, हम पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पर कैसे अप्रोच करेंगे? ये तो गलत है। अभी ये अलाउड नहीं है कि नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। तो जैसे ये बात एक आदमी के कानों कान पड़ती है कि यार एक ऐसे आदमी के पास भेजा गया था जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो आदमी खुश हो जाता है। कौन है वो? H प्लस। वो कहता अच्छा, तुम्हें जिसके पास भेजा गया था वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो तुम क्या करने गए थे? मुझे जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूं। लेकिन फिर वही वाली बात है, इनमें से किसी भी एटम के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं है जो फ्री हो, जो उसको दिए जा सके। कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ऐसे में ये H प्लस इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड रखता है। यानी H प्लस किसी एक कार्बन पर अप्रोच करेगा और ये कहेगा कि मुझे पाई इलेक्ट्रॉन्स आप अपने दे दीजिए। उस H प्लस की डिमांड पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होगी, उसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है जो सिर्फ तब लगता है जब अटैकिंग रिएजेंट अप्रोच करता है। हमेशा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, जस्ट लाइक इंडक्टिव एंड रेजोनेंस। समझो बात को। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि H प्लस सबसे पहले किसी एक कार्बन पर अप्रोच करने की कोशिश करेगा। किस कार्बन पर अप्रोच करेगा? सर ये H प्लस इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगता है तो कैसे मिलेंगे? सर H प्लस इस कार्बन के पास आएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी H प्लस की डिमांड पर इधर ही अट्रैक्ट होंगे और वो H प्लस को मिल जाएंगे।
सर ये जो इफेक्ट आपने दिखाया है दिस इज प्लस ई इफेक्ट, इसको प्लस ई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पर पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर उसी तरफ शिफ्ट हो गए जिस कार्बन पर अटैकिंग रिएजेंट आया तो उसको आप प्लस ई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और कहीं ऐसा हुआ होता कि आप अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग वो दूर हो गई होती, जैसे कार्बोनिल सेंटर पर जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पर अप्रोच करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स उससे दूर चले जाते हैं। यानी अगर अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पर पाई इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम अटैकिंग साइट आ रहे हैं तो उसे माइनस ई बोला जाएगा, और अगर अटैकिंग रिएजेंट जिस कार्बन पर अप्रोच कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स भी उसी कार्बन पर आ रहे हैं तो उसे प्लस ई इफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से इस सिस्टम में एक इंटरमीडिएट पैदा होता है जिसको कार्बोकेटायन कहा जाता है। यानी मेरे हिसाब से सब लोग इस बात को समझ गए होंगे कि एक एल्कीन पर जब H+ अप्रोच करता है तो H+ किसी एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की? पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा तो इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे, तो फिर इधर वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा। और अगर यही H+ उस कार्बन के पास गया होता तो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास चले जाते, तो कार्बोकेटायन उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता। यानी या तो H+ इधर जाएगा तो कार्बोकेटायन इधर बनेगा, और अगर H+ इधर जाएगा तो कार्बोकेटायन उधर बनेगा। अब आप डिसाइड करिए कि H+ किधर जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटायन कौन स्टेबल है आपको पता है। H+ राइट साइड में जाएगा, अंदर वाला प्लस बनेगा। अगर H+ अंदर गया होता तो बाहर वाला प्लस बनता। ज्यादा अच्छा कौन सा प्लस होता है सर? अंदर वाला। इसलिए H+ बाहर जाएगा, अंदर प्लस आएगा। क्लियर है ये? तो इसका मतलब ये हुआ सर सबसे पहले आपने कार्बोकेटायन तैयार कर लिया, बड़ा सीधा सा कार्बोकेटायन दिखाई देता है, और हमारे हिसाब से जो कार्बोकेटायन बना है वो ये बन गया। ये रिंग हो गई, और इस रिंग के आगे ऐसे, और इस कार्बन से लगा एक CH3, और इस CH3 से लगा एक CH3, और इस कार्बन पे प्लस आ गया। सर ये आपका कार्बोकेटायन है। अब आपको कैसा लग रहा है? तो ये कार्बोकेटायन कहेगा बहुत बढ़िया, लेकिन सर आप ऐसा भी कुछ सोचिए कहीं कार्बोकेटायन कुछ और अच्छा हो सके। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, रिंग से लगे अगले कार्बन पर प्लस को देखते ही मुझे ये बात समझ में आती है कि रिंग एक्सपैंड हो सकती है। करना है करो, नहीं करना मत करो। तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे सर, ये 4 मेंबर रिंग है, ये रिंग को एक्सपैंड करेंगे, यहां रिंग का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अच्छा, अब एक्सपेंशन में भी तुम में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, लेकिन जिन लोगों को बात नहीं पता है कि रिंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो मैं उनके लिए एक सीधी सी बात बोलना चाहता हूं कि शिफ्टिंग हमेशा कार्बोकेटायन के एडजेसेंट कार्बन से होती, एडजेसेंट कार्बन की नहीं, एडजेसेंट कार्बन से लगे किसी ग्रुप की। तो सर ये कार्बोकेटायन है, इसका एडजेसेंट कार्बन ये है, इससे लगा ग्रुप ये है। सर एक ग्रुप तो ये लगा है और एक ग्रुप ये लगा है। सर ये दोनों ही लोग सेम है, आप जिसकी शिफ्ट करना चाहे शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, यानी कार्बोकेटायन के एडजेसेंट कार्बन से लगे इस ग्रुप की शिफ्ट करना चाहते हो? हां करना चाहते हैं। तरीका क्या है? 3 लाइनें याद करनी है। जिसकी शिफ्ट करना चाहते हो उसको माइनस दे दो, इस बॉन्ड को मिटाया। जिसकी शिफ्ट करना चाहते हो उसको माइनस दे दो, जहां से शिफ्ट करना चाहते हो उसको प्लस दे दो, और माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दो। सर ये है शिफ्टिंग का तरीका। जिसकी शिफ्ट उसको माइनस, जहां से शिफ्ट उसको प्लस, माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दो। यानी सर अब बड़ा खूबसूरत हमें रिंग का साइज दिखाई देता है। आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5, सर ये 5 मेंबर रिंग बन जाती है। बहुत बढ़िया। ये जो 5 मेंबर रिंग बनेगी सर ये देखने में अब ऐसी लगेगी। कैसे? सर ये 5 मेंबर रिंग बन गई, और इस 5 मेंबर रिंग के एक ही कार्बन पर सर ये देखिए आपको 2 मिथाइल ग्रुप दिखाई देंगे। एक CH3 ये है, एक CH3 ये है, और जो प्लस चार्ज आएगा सर वो बगल वाले कार्बन पर आपको नजर आएगा ऐसा। अब कैसा लग रहा है सर? अब अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सर और अच्छा लग सकता है अगर आप मुझे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना देते। तो मैंने कहा ठीक है आप कर लेते हैं। यानी अब एक बार कार्बोकेटायन रीअरेंज कर रहा है बॉन्ड शिफ्टिंग से, रिंग एक्सपेंशन से, सर अब आपको कार्बोकेटायन को दोबारा रीअरेंज करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, कार्बोकेटायंस का रीअरेंजमेंट जनरली एक बार ही होता है। एक से ज्यादा बार कार्बोकेटायंस रीअरेंज रेयरली करते हैं, लेकिन ये तब करते हैं जब इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नजर आती। अच्छा, अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? हमें यह ध्यान रखना है जब भी हम कार्बोकेटायंस का रीअरेंजमेंट करें तो जो पहला रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है वो प्रोसेस दूसरा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। यानी दोनों प्रोसेस सिमिलर नहीं होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब है अगर एक बार आपने कार्बोकेटायन को रीअरेंज करा हाइड्राइड शिफ्ट करके, तो अगला जो प्रोसेस रीअरेंजमेंट का होगा अगर आप करना चाह रहे हैं तो हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं हो सकती।
यानी दोनों स्टेप वैसे तो रेयरली ही दो बार रीअरेंज कराया जाएगा, पहली बात, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन के लिए अगर उसको दूसरी बार भी रीअरेंज कराया जा रहा है तो जो दूसरा वाला स्टेप होगा वो पहले वाले स्टेप से अलग होना चाहिए, वो सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज दोबारा करवाना चाहते हैं तो साफ दिखाई देता है कि सर देखिए ऐसा है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो अब आपको मिथाइल की शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो ये मिथाइल उठा के मिथाइल शिफ्टिंग कर दी जाएगी और तरीका वही होगा, जिसकी शिफ्ट उसको माइनस, जहां से शिफ्ट उसको प्लस, और माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दीजिए, तो ये जो आपका माइनस था ये पुराने वाले प्लस पे जाके जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सर, अब आप देखें तो मिथाइल नीचे जाके शिफ्ट हो जाएगा और ये बहुत बढ़िया, एक मिथाइल ऐसे आ जाएगा, एक मिथाइल ऐसे आ जाएगा और बीच में आपका प्लस बन जाएगा। अब ये क्या बोलेगा, कोई है तो मुझ पर आ सकता है। अब ये Br माइनस कहेगा चलो अब मेरा नंबर है, कम से कम अब एक ऐसा आदमी मिला जिसके पास में जाके जुड़ सकता हूं, और ये Br जाके यहां जुड़ जाएगा। मुझे लगता है साफ समझ में आता है, आंसर अच्छा खासा डी बन जाए। अच्छा सवाल बनाया गया, क्यों अच्छा है? एक तो ये कि सर इसके अंदर रिंग एक्सपेंशन है, एक ये इसके अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का आइडिया होना चाहिए। रट रटा के तो कुछ भी किया जा सकता है, बट समझने की बात है सर, डबल बॉन्ड अपने आप थोड़ी ना टूट जाता है। सर अगर अपने आप ही टूट जाता तो बनता क्यों? आप समझिए बात को, यानी सर ठीक है डबल बॉन्ड का टूटना, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस आना, ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन सर फिर भी इतनी तगड़ी प्रोसेस, इतना आसान प्रोसेस जिसमें आप डबल बॉन्ड को अपने आप ही तोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं लगता। सर ये डबल बॉन्ड किसी ना किसी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से टूटता होगा, किसी अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पर टूटता होगा, यानी पहले अटैकिंग रिएजेंट अप्रोच करेगा तब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन बनेगा, वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा। इस सवाल में उसको दो बार रीअरेंज कराया गया है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें एक बात बताई, दो बार बड़ा रेयर केस बनता है, लेकिन अगर फिर भी दूसरी बार रीअरेंज कराना पड़ रहा है स्टेबिलिटी के लिए, तो दूसरा प्रोसेस पहले प्रोसेस से अलग होना चाहिए। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? सर देखिए बड़ा अच्छा सवाल, आसान सा सवाल है, इसमें से ज्यादा कलाकारी है ही नहीं। क्यों नहीं है? सर हमने बचपन से पढ़ा है कि जो एल्कीन होती है सर, ये एक एल्कीन है, तो ये जो एल्कीन है ये पानी का एडिशन जो है वो दो तरह से, वैसे तो तीन तरह से करती है, चलिए सर तीसरा तरीका भी लिख लेते हैं। पानी का एडिशन वो तीन तरह से करती है, एक एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन, एक HBO और एक OMDM सर, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ये तीन तरह से ये हरकत करती है। तो चलिए ठीक है सर, ऊपर वाले मेथड नीचे वाले मेथड्स में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। ऊपर वाला जो मेथड है, ये ऊपर वाला मेथड कार्बोकेटाइन के थ्रू चलता है, यानी दिस इज वाया कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, दिस इज वाया कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। और अगर ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है एक चीज तो क्लियर है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये सर, ये जो नीचे वाला प्रोसेस है ये क्या है? नीचे वाला प्रोसेस HBO है, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन सर, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन सर, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होगा। चलिए ठीक है, और ये वाला जो होगा दिस इज मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। तो सर देखिए इस सवाल में आपने पूछा क्या है? इस सवाल में आपने एक एल्कीन ली है ये वाली, और इस एल्कीन पर आपने एडिशन करने की सोची है। तो जो एडिशन दिखाई देता है वो एडिशन कैसा दिख रहा है? तो देखिए जो एडिशन दिखाई दे रहा है वो ये है, पहले आपने HBO किया तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा यानी OH बाहर लगेगा, और फिर आपने OMDM किया वो सर अंदर लगेगा। तो सर इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है, एक OH बाहर लगेगा यानी जो A बनेगा उसका OH बाहर होगा, और जो B तो सर देखने से लग रहा है द आंसर इज A, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं सर, जो A बनेगा उसमें OH यहां लगेगा और जो B बनेगा उसमें OH यहां लगेगा, देख के लग रहा है सर इसका आंसर ये बनेगा, यानी एक केस आपका HBO वाला ये बनेगा और OMDM वाला ये बनेगा। बिल्कुल आसान है सर, कहीं से भी ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द कंपाउंड विच हैव द लोएस्ट रेट, देखो ये तो सवाल हमें लगता है कि ठीक है अब आया है तो डिस्कस कर ही लेते हैं, लेकिन ये कि सवाल हमें लगता है कि इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्काइल हेलाइल हैलाइड्स के अंदर डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप इसको वहां पर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट बात जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एराइल हैलाइड्स जो है वो साफ साफ ये कहते हैं, देखिए ऐसा हमसे आप कोई उम्मीद मत करिएगा। आप अगर इस तरह की कोई भी उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो है चले जाएंगे और आप आ जाएंगे, यानी न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और लीविंग ग्रुप चला जाएगा, तो आप गलत उम्मीद करते हैं। यह गलत उम्मीद है क्योंकि हम नहीं जाएंगे।
मैंने कहा कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, एल्काइल हैलाइड तो उछल उछल के जाते थे, वो कहते थे या तो SN2 के थ्रू भेज दो या SN1 के थ्रू भेज दो, तुम्हारे अंदर क्या बुराई है, तुम क्यों नहीं SN1 और SN2 के थ्रू चले जाते। वो कह रहा है तुम बहुत ही बड़े लल्लू हो, SN1 का नाम ले रहे हो, SN1 का तो तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों, कह रहा समझो बात को, अगर मैं SN1 रिएक्शन शो करूंगा तो सर Cl के निकलते ही यहां प्लस आ जाएगा और ये प्लस डबल बॉन्ड के ऊपर आएगा, डबल बॉन्ड का S कैरेक्टर ज्यादा होता है जिसकी वजह से उसकी निगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता। क्या मतलब हुआ सर, आपने कैसी बातें कर दी सर, Cl को आप हटाकर प्लस लेके आ रहे हैं डबल बॉन्ड के ऊपर, पॉसिबल ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ सर, Cl यहां से प्लस के फॉर्म, Cl यहां से जाएगा प्लस तो क्रिएट नहीं कर सकता, यानी ये रिएक्शन SN1 तो नहीं हो सकती। तो SN2 में क्या दिक्कत सर, SN2 में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल आता है, लीविंग ग्रुप चला जाता है सर, दैट इज नॉर्मल SN2। ये भी नहीं कर सकते, क्यों सर, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो Cl और कार्बन के बीच में एक पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर है। हाँ, ये तो मुझे दिखाई देता है कि Cl और कार्बन के बीच में पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर सही है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह, चलिए है तो है, दूसरी बात यह है कि इस पाई बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये जाना नहीं चाहता है। हाँ ठीक है सर, ये जाना नहीं चाहता है, आप कौन सा आना चाहते हैं। मैंने कहा मतलब, कह रहा सर न्यूक्लियोफाइल कौन सा आना चाहता है। मैंने कहा न्यूक्लियोफाइल को आने में क्या दिक्कत है, अरे प्लेनर स्ट्रक्चर है और आसानी से खड़ाक से सामने से अटैक कर देगा, पीछे से अटैक कर देगा, आसान हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। कह रहा है सर यही तो दिक्कत है कि उसको सामने और पीछे से आना है, सामने और पीछे से ही तो नहीं आ पाएगा। मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, फ्लैट स्ट्रक्चर, सारे एटम इस प्लेन में, इधर से अप्रोच करने में दिक्कत क्या है। कह रहे सर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इधर से वो अप्रोच जब करता है तो बेंजीन के जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है सर, वो सब परपेंडिकुलर ही तो हैं। आप समझिए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब परपेंडिकुलर हैं। आप समझिए, ये जो पी इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो ऐसे घूम रही, और आप सामने से न्यूक्लियोफाइल को लेके आ गए, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, पाई इलेक्ट्रॉन सामने नाच रहे हैं सर, आप सामने से और पीछे से अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ना न्यूक्लियोफाइल आना चाहता, ना लीविंग ग्रुप जाना चाहता। ऐसी की तैसी सर, एराइल हैलाइड्स आर लीस्ट प्रोन टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन 1 और सब्स्टिट्यूशन 2 मैकेनिज्म। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन फिर भी सर लालच बहुत बड़ी चीज होती। कहीं ऐसा हो जाए कि आप इस न्यूक्लियोफाइल को बहुत ज्यादा लालच दे दें कि देख यहां कितना बड़ा प्लस है, तुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, आजा प्लस लेने। तो सर ऐसे में प्लस को दिखाने के लिए आपको उस एराइल हैलाइड की ऑर्थो या पैरा पर स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग नेचर लगाना चाहिए, और वो मुझे सबसे ज्यादा इन दोनों की वजह से दिखाई देता, इसलिए यहां का प्लस मुझे सबसे बड़ा दिखाई देता है, इसलिए ये आदमी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा प्रोन लगता। फिर और कौन सा प्लस है सर, एक प्लस मुझे ये दोनों भी दिखाई देते हैं, क्योंकि यहां और यहां वाला प्लस भी NO2 के विड्रॉइंग नेचर की वजह से, -I की वजह से इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं। और जो Cl मेटा पे पैरा पे लगा है सर, ये भी ठीक है सर, इसका और इसका -M इफेक्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन सर इसका जो -I है वो यहां पास से लगेगा, तो ये वाला प्लस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक, आज इसको देखें तो सर यहां तो सिर्फ डेल प्लस आएगा सर, क्योंकि NO2 का सिर्फ कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, -I इफेक्ट, और -I इफेक्ट की वजह से Cl के नीचे सिर्फ क्या आएगा, डेल प्लस। यानी देखने से लग रहा है कि यहां का प्लस जो है सबसे छोटा। अब अगर यहां का प्लस सबसे छोटा है तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच सबसे मुश्किल जो है वो इस फोर्थ में ही होगा। बाकी लोग तो फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन फोर्थ वाला आदमी तो लीस्ट रिएक्टिव होगा। अगर हमें लोएस्ट रेट निकालना था तो ये लीस्ट रिएक्टिव माना जाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 और या SNAR2 और SNAR1 या एराइल हैलाइड शो नहीं कर पाते। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल लगता है, द टोटल नंबर ऑफ मोनो हैलोजिनेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग इंक्लूडिंग स्टीरियो। ये थोड़ा सा इन्होंने जो है टेक्निकल कर दिया है, इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो हमने कहा ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट निकालना है, तो किसका निकालना है, कह रहा उसका निकालना है जो अब बनने वाला है। तो मैंने कहा अब क्या बनने वाला है, किसकी रिएक्शन करा रहे हो, वो कह रहा है इसकी करा रहे हैं। अब ये जो ए है ये हमें खुद ही निकालना है, ये ए के बारे में हमें खुद ही सोचना है। क्या सोचना है, ए वो सिंपलेस्ट ऑप्टिकल एक्टिव एल्कीन है, सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये तुम्हें अपने आप अकल लगाना, तो बड़ा खूबसूरत सवाल बनाया गया है। ए को तुम्हें खुद प्रिडिक्ट करना है कि दिस इज सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव, सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव। अब सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, ये आपको अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें तो ऐसा लगता है कि जो सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है वो सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है हमारा, एल्कीन जो है हमारा, वो ये बन सकता है। जरा समझना, एक तो एल्कीन भी चाहिए और ऑप्टिकल एक्टिव भी चाहिए। तो जरा समझना, कुछ ऐसा लग रहा है। इसके अलावा आप कोई और एल्कीन बना ही नहीं सकते जो सिंपलेस्ट हो। एल्कीन बहुत सारी बन सकती है, बट सबसे कम कार्बन इंक्लूडेड हो
और वो सिंपलेस्ट एल्कीन जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो। सर देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सर, ये कार्बन कारल। सो दिस इज सिंपलेस्ट ऑप्टिकल एक्टिव एल्कीन। चलिए, एक काम तो ये खत्म हो गया। अब क्या करना है सर, इसका हाइड्रोजिनेशन करना है। लीजिए, हमने कर दिया, इसको हाइड्रोजिनेट कर देते हैं। चलिए कर देते हैं, तो क्या होगा सर, जब आप इसको हाइड्रोजिनेट करेंगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, बिल्कुल सही सर, ये एल्केन बन जाएगी। अब सवाल क्या है, सवाल ये कि इसका अगर आप मोनो हैलोजिनेट करें, इसको आप मोनो हैलोजिनेट करें तो टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। सवाल ये, यानी आप सवाल ये है कि अगर मैं इस आदमी का मोनो हैलोजिनेशन करूं X2H न्यू की प्रेजेंस में या लाइट हीट की प्रेजेंस में, तो आपको तमाम तरह के आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। X यहां भी लग सकता है, 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 कहीं कहीं लग सकता है। तो वो X लगेगा, तो आपको ये बताना है हैलोजिनेटेड के हैलोजिनेशन के टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो, ये सवाल। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब मैं इसको जरा अपने हिसाब से करके देखता हूं कैसे करेंगे। तो बड़ा आसान है। मुझे लगता है कि सर जो है, आप सबसे पहले जो एल्कीन आप एल्काइल एल्केन आपने ली है, पहले वो ले लेते हैं। तो चलिए ये एल्केन ले लेते हैं। दिस इज CH2CH3, ये एल्केन ले लेते हैं। अब इस एल्केन में होगा क्या सर, ये इसकी दूसरा ये हमारी पूरी एल्केन हो गई। अब पॉसिबिलिटी क्या है जरा वो देखते हैं। जब आप हेलोजिनेशन करेंगे तो देखो, मैं तुम्हें इसी स्ट्रक्चर के अंदर, इसी डायग्राम के अंदर सब कुछ समझाता हूं। पॉसिबिलिटी क्या है सर, क्लोरीन यहां लग जाए। अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हैं सपोज, तो हेलोजन यहां लग जाए, ये पॉसिबल है। अगर हेलोजन यहां लगेगी तो क्या कोई कार्बन कारल बनेगा सर? क्या ये कार्बन कारल बनेगा? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं बनेगा सर। यहां 3 हाइड्रोजन है, एक हट जाएगी, एक क्लोरीन आ जाएगी, लेकिन 2 तो अब भी रहेंगी सर। इसका मतलब ये कार्बन कारल नहीं है, और कोई भी कार्बन कारल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर अगर आप क्लोरीन लगते हैं तो आंसर विल बी ओनली 1। बिल्कुल सही है, एक ही हेलोजिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां लगा के देखते हैं। सर जब आप यहां पर क्लोरीन को लगाएंगे तो भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लोरीन को लगाने से भी कोई कार्बन कारल नहीं होगा, तो यहां पर भी टोटल एक ही आइसोमर देखने को मिलेगा। चलिए ये भी ठीक है। लेकिन सर जब आप यहां लगाएंगे तो क्या होगा? तो जब आप यहां लगाएंगे तो अगर मैं सोचूं तो डिसाइड करना है। यहां लगाने के बाद अगर देखा जाए तो डिसाइड करता है। एक बार सोचो जरा सब लोग फटाफट। अगर यहां लगाएंगे तो क्या होगा, जरा सोचते हैं। चलिए एक बार काम करते हैं, यहां लगा ही लेते हैं ना, तब उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, यही वाला केस ले लेते हैं। CH3 यहां जाएगा, CH इधर तो देखो हम कुछ कर नहीं रहे हैं ना, तो ये तो ऐसे ही, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, इधर वाला सीन और इधर वाला सीन सेम ही है। तो यहां लगा के देख लेते हैं। दिस इज CH3, और आपने यहां पर लगा दिया, मान लीजिए कोई भी हेलोजन लगा दिया, ये लगा दिया आपने X। अब होगा क्या सर, जैसे ही आप यहां लगाएंगे, क्या आप देख पा रहे हैं ये वाला कार्बन कारल बन जाए? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल दिखाई देता है, ये वाला कार्बन कारल बन जाएगा। तो क्या सर ये भी देख पा रहे हैं कि ये भी कारल बन गया? अरे यार, ये अच्छी चीज, इस सवाल में यही खूबसूरती है कि जहां लगाया वो तो कारल बना ही बना, साथ में दूसरा भी कारल बन गया। नाउ दिस इज अनसिमेट्रिक सिस्टम हैविंग 2 कारल सेंटर। द टोटल स्टीरियो आइसोमर विल बी 2⁻², एंड दैट इज 4। इसका मतलब ये हुआ सर, यहां लगाने से आपको 4 आइसोमर देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। समझिए बात। फिर ऑप्शन क्या है सर? एक ऑप्शन आप यहां लगा लीजिएगा। अब यहां लगाएंगे तो क्या होगा सर? जब आप यहां लगाएंगे तो तब ये कार्बन कारल नहीं बनेगा, लेकिन सर तब बीच वाला कार्बन कारल बनेगा। बहुत खूबसूरत सवाल है। कैसे सर? आप बना के देख लीजिए। ये देखिए, बीच में लगा देते हैं, जहां लगाना है वहां लगा लेते हैं। ये आ जाएगा CH, ये आ जाएगा CH2 CH3, इधर आ जाएगा CH2 और आपने यहां पर लगा दिया हेलोजन। ये लीजिए, मान लीजिए आपने X लगा दिया। अब आप देख पा रहे हैं सर, यहां लगाने से फायदा क्या हुआ? यहां लगाने से ये तो कारल नहीं है, लेकिन ये वाला कार्बन कारल देख लीजिए। क्या इस कार्बन से लगे चारों लोग अलग हैं? हाँ, इसका मतलब ये हुआ, यहां लगाने से टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे सर? एक अनसिमेट्रिक सिस्टम है, फॉर्मूला हमें याद है, 2⁻1, आंसर आएगा 2। इसका मतलब यहां लगाने से टोटल बनेंगे 2। टोटल कितने हो गए सर? देख लीजिए ना, जोड़ तो लेते होंगे, इन सबको जोड़ दीजिए सर। टोटल आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो दे विल बी 8। गुड क्वेश्चन, समझिए बात। बताओ, समझे बात को? सबके बात समझ में आ गई? तो ये अच्छा सवाल था, है ना? तो और आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या है, नहीं ये भी अच्छा सवाल है सर, बल्कि सीधा सीधा सवाल है। आपके पास एक कंपाउंड है जिसको आप अमाइड कह सकते हैं, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू अमाइड फैमिली, और अमाइड फैमिली के लिए बारे में देखें तो सर इसके अंदर और इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दो कार्बोनिल ग्रुप्स दिखाई देते हैं। हाँ, तो मुझे दो कार्बोनिल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं उन दोनों कार्बोनिल ग्रुप्स की बात करूं तो एक कार्बोनिल ग्रुप ये है सर। अब अगर एक कार्बोनिल ग्रुप देखा जाए तो एक कार्बोनिल ग्रुप ये है। अब ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, बिल्कुल सही है सर। एक कार्बोनिल ग्रुप ये है और एक कार्बोनिल ग्रुप ये है सर। ये दो कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन सर जितना मैंने पढ़ा है वो ये कि इनमें से जो एक कार्बोनिल ग्रुप है वो हमारा प्योर कार्बोनिल ग्रुप है। दिस इज प्योर, इसको प्योर कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। दिस इज प्योर कार्बोनिल, क्योंकि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ही हमारे प्योर कार्बोनिल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज इम्प्योर, दिस इज नॉट सीओ एल्डिहाइड और कीटोन, दिस इज अमाइड, समझ लो। तो दिस इज इम्प्योर कार्बोनिल ग्रुप एंड दिस इज प्योर कार्बोनिल ग्रुप। और अगर ये इम्प्योर कार्बोनिल ग्रुप है तो हम जानते हैं जो क्लिमेंसन रिडक्शन या वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन है सर, वो लोग इम्प्योर कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर आपने जिंक अमलगम HCl डाला तो दिस इज क्लिमेंसन, और अगर आप क्लिमेंसन करना चाहते हैं तो क्लिमेंसन जो है वो प्योर कार्बोनिल ग्रुप को निपटाने का काम करता है। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा सर, वो बनेगा पीएच, डंडा 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 डंडा, और यहां जाएगा डबल बॉन्ड NH2। सर ये प्योर कार्बोनिल ग्रुप तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो बाहर वाला CO ग्रुप है वो रिड्यूस नहीं होगा। फिर क्या करेंगे सर, उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर देंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यही तो एक फायदा है, जो प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स को छोड़कर, अगर मैं एसिड के किसी डेरिवेटिव की बात करूं तो एसिड के डेरिवेटिव्स को अल्कोहल में ही तो रिड्यूस करता है। हाँ करता है, लेकिन सिर्फ एक डेरिवेटिव को छोड़कर, एंड दैट इज अमाइड। समझो बात को, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो एसिड को और एसिड के तीन डेरिवेटिव्स को, कौन कौन से, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड और एस्टर्स, इनको तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन अमाइड को रिड्यूस करके वो अमीन में कन्वर्ट करता है। यानी अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया एंड दिस इज अमाइड ग्रुप, तो ये अमाइड रिड्यूस करके अमीन में कन्वर्ट होगा। पीएच डंडा 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 डंडा, सो फाइनल आंसर इज अमीन। यानी मुझे ऐसा लगता है, इसमें एक बार कार्बन वार्बन चेक कर लेना, यानी फाइनल जो आंसर है वो CONH2 ग्रुप CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल नहीं बनेगा। यानी समझ रहे हो बात को, इसका मतलब फाइनल जो आंसर बनना चाहिए वो C बनना चाहिए। तो इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे कि जो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं वो सब लोग रिड्यूस होने के बाद अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन एसिड का एक डेरिवेटिव जो कि हमारा अमाइड है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करके सीधे अमीन में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में नहीं। हाँ, इसके बाद आप अल्कोहल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हम सब जानते हैं प्राइमरी अमीन्स डायजोनियम आयन में कन्वर्ट होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, ये कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर आप ये सोचे कि अल्कोहल बनने वाला है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक, एक और सवाल ले लेते हैं। द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन। देखो सवाल तो आसान है, अगर आप इन सब लोगों के स्ट्रक्चर बनाएं तो तुम कर सकते हो ना। तुम सोचो जरा, एक सेकंड का टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक बार करके देखो। अब इनके स्ट्रक्चर ही तो बनाने हैं यार, इनके स्ट्रक्चर बना लो तो अपने आप ही पता चल जाए। जैसे ये 1 ब्रोमो क्या है, 2 मिथाइल, तो आपने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया, ये 1 ब्रोमो बन गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, एंड दिस इज ब्यूटेन। ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा वाला कौन है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन है, बहुत बढ़िया सर, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। तीसरा कौन है, 2 ब्रोमो पेंटेन है, ओहो 2 ब्रोमो पेंटेन है ये देखिए 2 ब्रोमो पेंटेन बन गए। चलिए ये भी ठीक है, इसे 2 ब्रोमो पेंटेन बोल देते हैं। और जो आखिरी आदमी है हमारा, वो आखिरी आदमी है 2 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ओफ, 2 ब्रोमो, दिस इज 2 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये आ गया 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये है सर, ये दिस इज 2 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल पेंटेन। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। अब सर वो कह रहा है कि इनका जो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से मैक्सिमम एल्कीन्स कौन बनाएगा। तो अब तो ये तो तुम यार अपने आप ही सोचो ना, अब क्या बताएं, मतलब मैक्सिमम एल्कीन्स, आइसोमेरिक एल्कीन्स बनानी है तो अपने आप ही सोचना पड़ेगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की मदद से। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में होता क्या है सर, एक H और Br, वही E2 मैकेनिज्म सर, एक H हटता है एक Br हटता है। तो अगर मैं पहले वाले को देखूं तो मुझे क्या समझ में आता है सर, इधर से H हटेगा, इधर से Br हटेगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा।
तो सर एक ही बनेगी, सर एक ही एल्कीन बनेगी, इसमें क्या आइसोमेरिक, इसमें क्या सोचना सर। और जो बनेगी सर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर दो हाइड्रोजन लगी हैं। टर्मिनल एल्कीन्स जीआई शो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर उनसे दोनों हाइड्रोजन लगी हैं। मैं टर्मिनल एल्कीन्स उनकी बात कर रहा हूं जो हाइड्रोकार्बन है हमारे, ठीक ठीक। दूसरी बात क्या है, यहां पर अगर हम देखें तो सर यहां पर भी कुछ नहीं है, एक तरफ से एच हटेगा, एक तरफ से बीआर हटेगा, इनके बीच में डबल आ जाएगा सर, ये भी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएगी, बिल्कुल सही है। इसको अगर देखें तो क्या होगा सर, एक तरफ से बीआर हटेगा, एक तरफ से एच हटेगा, डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक तरफ से बीआर हटेगा, एक तरफ से एच हटेगा, डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हरकत करते हैं तो आपको दो आइसोमर देखने को मिलेंगे। लेकिन सर उन दो में भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला डबल बॉन्ड तो जीआई शो नहीं कर पाएगा, लेकिन अंदर वाला डबल बॉन्ड जीआई शो कर पाएगा। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिला के 3 आइसोमेरिक एल्कीन्स बनेंगी, समझना, क्योंकि उसमें से एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकती है, अपने आप चेक करके देखना, ठीक। और लास्ट वाले में अगर देखा जाए तो फिर तो यार ऑप्शन ही नहीं है यार, एक ही बनेगी, क्योंकि सर इधर से एच हटेगा, इधर से बीआर हटेगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, उधर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सर इससे तो सिर्फ एक ही बनेगी। यानी कुल मिला के देखें तो जो मेजर प्रोडक्ट इस सवाल का समझ में आता है वो हमें थर्ड ही समझ में आता है। समझिए बात को, तो पूछे गए सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, क्योंकि अच्छे इन द सेंस कि अब इनमें कुछ करना थोड़ी ना है, बस इसमें सर टाइम लगाना है, मतलब आपको हर स्ट्रक्चर को बना के देख लेना है, उससे आंसर आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए पहले वाले आंसर में आपकी 4 एल्कीन बन गई, तो भी आप श्योर थोड़ी ना है, हो सकता है अगले वाले में 6 बन जाए, आपको चेक चारों ही करने पड़ेंगे। इस तरह के सवालों में दिक्कत सिर्फ ये होती है कि कुछ ऐसा होता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे बढ़ो। लेकिन इस समय क्या है कि कौन सा मैक्सिमम एल्कीन बनाएगा, तो आपको सारी बनानी पड़ेंगी, फिर जो उसमें मैक्सिमम हो उसको टिक करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा गंदा तो है ही, लेकिन यही तो खेल है जो एनटीए खेलता है। तो हमें इन सब चीजों के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। अब फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट, लीजिए भाई साहब, बिल्कुल एकदम बिल्कुल घिसा पिटा एकदम ऐतिहासिक सवाल जो हर साल है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर वही कार्बोकेटायन है, वही शिफ्टिंग है, वही रीअरेंजमेंट, वही एक्सपेंशन, वही कॉन्ट्रैक्शन, सारी वही खेल। लेकिन मैं पिछले एक्सपेंशन में एक बात बोलना भूल गया, मैं एक बार फिर बोल ही देता हूं। वो बात यह है कि जब कभी भी रिंग से लगे पहले कार्बन पर प्लस आता है तो आप समझ लीजिएगा ये सिस्टम जो है आपको इस तरफ इशारा कर रहा है। आपको करना ना करना ये आपके हाथ में है, और आपके हाथ में मतलब अगर आप ये कहेंगे नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो ठीक, लेकिन अगर कुछ हो सकता है तो वो एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। यानी रिंग से लगे कार्बन पे प्लस आ गया तो ये सिर्फ एक्सपेंशन की तरफ इशारा करेगा। आपको करना है करिए, नहीं करना मत करिए, ठीक। दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस बनता है रिंग पर अगर प्लस आ गया, तो अगर रिंग के कार्बन पर प्लस आ गया तो ये आपको सीधे के सीधे कॉन्ट्रैक्शन की तरफ इशारा करेगा। आपको करना है आप कर लीजिएगा, नहीं करना मत करिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यही वो दो केसेस हैं जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की तरफ इशारा करते हैं। यानी रिंग से अगले कार्बन का प्लस एक्सपेंशन की तरफ लेके जाता है, और रिंग से अगले कार्बन का प्लस, रिंग पर का प्लस वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाता है। ये वो लेके जाता है, आप चले चले उसके साथ वो अलग बात है। आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब मैं 6 मेंबर्ड रिंग हूं, मेरे ऊपर प्लस है, मैं फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, तो वो अलग बात है। लेकिन वो अगर कुछ कर सकता है तो कॉन्ट्रैक्शन ही कर सकता है, वो एक्सपेंशन नहीं कर सकता। समझिए, कई बार ऐसा होता है 7 मेंबर्ड रिंग आ गई और उस 7 मेंबर्ड रिंग के अगले कार्बन पर प्लस आ गया, मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया, तो बहुत सारे लल्लू क्या करेंगे कि अरे 7 के अगला कार्बन पे प्लस है, 7 है, सर ने बताया था 7 का 6 कर देंगे, तो वो कैसे ना कैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट करके सड़ा देंगे। अरे भाई 7 के अगले कार्बन पे प्लस है, 8 हो सकती है, वो 6 नहीं हो सकती, वो समझिए बात को। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का एक सेट केस बन गया। करना ना करना वो आपके हाथ में। अगर आपको लगता है हम अच्छे हैं तो अच्छे, आपको लगता नहीं हम अच्छे हो सकते हैं तो अच्छे हो जाइए, लेकिन वो सेट बता दिया गया है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये हो सकता है, ऐसा हुआ तो ये हो सकता है, ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? तो यहां पर भी मुझे ऐसा लगता है यही केस बनता है। जब आप H+ डालेंगे तो ये H+ जो है सर सबसे पहले पानी निकाल के भाग जाएगा। जैसे ही H+ सबसे पहले पानी निकाल के भागेगा, यहां प्लस आ जाएगा सर। बस अब जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा, ये कार्बोकेटायन क्योंकि रिंग से अगले कार्बन पर है, सर ये पक्का एक्सपेंशन के बारे में सोचेगा, और हम करवाएंगे भी। क्यों? क्योंकि सर ये 5 मेंबर रिंग है, हम इसको 6 मेंबर रिंग में एक्सपैंड जरूर करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और इस एक्सपेंशन में फिर वही कहानी होगी सर, डंडा तोड़िए उधर जाके जोड़िए। यानी नाउ दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और इस 6 मेंबर्ड रिंग के 2 डंडे अगल बगल लगे होंगे, जिसमें एक तरफ प्लस होगा। बिल्कुल ठीक। अब ऐसे में सर उसके बाद अगर आप इसकी हीटिंग भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये आसानी से एल्कीन में कन्वर्ट हो सकता है। सो दिस इज 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। आसान सा सवाल बनेगा, लेकिन ये फिर वही है, रिंग एक्सपेंशन से लेके सवाल है जो कि हमें ऐसा लगता है कई बार पूछा जा चुका है। तो सब लोग इसको अपने आप जरूर समझें। मैंने अभी रिंग एक्सपेंशन का एक मेथड बताया था कि जहां पर भी कार्बोकेटायन हो, ये और ये जनरल है, रिंग एक्सपेंशन के लिए नहीं, आपको कॉन्ट्रैक्शन भी करना है तो भी यही मेरी बात याद रखना, कार्बोकेटायन के एडजेसेंट कार्बन से शिफ्ट होती।
तो जिस ग्रुप की भी आप शिफ्ट कर रहे हैं वो बॉन्ड मिटाकर उस ग्रुप को माइनस दे दीजिए और उस कार्बन पे प्लस दे दीजिए जहां से आप शिफ्ट कर रहे हैं, और उस माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दीजिए, बस बात खत्म। जैसे मेरे कहने का मतलब है, ये जो मैं बात बोल रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, जरा समझना, कुछ इस तरह की सिचुएशन लेते हैं। नाउ दिस इज, ये ले लेते हैं। अब तुम मुझे बताओ, इसको देखकर तुम्हें क्या लगता है? सर इसको देख के मुझे लगता है सर कार्बोकेटायन है। चलिए ठीक है। अब क्योंकि सर रिंग से लगे अगले कार्बन पे प्लस है, तो ये इशारा कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। करना ना करना सर ये आपके हाथ में है। ये इशारा कर रहा है कि अगर कर सकते हो तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है कर देते हैं, क्योंकि ये 7 मेंबर रिंग है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 6 हो जाएगी। तो सर कैसे करते हैं कॉन्ट्रैक्शन? अरे वही तरीका, प्लस के एडजेसेंट कार्बन से लगे ग्रुप की शिफ्ट करनी है। चलिए सर प्लस ये है, उसका एडजेसेंट कार्बन ये, इससे लगा ग्रुप कौन है? सर इससे लगे 2 ग्रुप है और दोनों सेम है सर, जो करना कर लीजिए। ये भी CH2 ग्रुप है और ये भी CH2 ग्रुप है, आपको जैसा करना है वैसे कर लीजिए। तो ठीक है सर, किसी की भी शिफ्ट कर देते। तरीका क्या है सर? शिफ्ट करने का वही तरीका है, बॉन्ड मिटाइए, जिसकी करनी उसको माइनस, जहां से करनी उसको प्लस, माइनस को पुराने प्लस पे जाके जोड़ दीजिए, बात खत्म। जरा समझिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही, अरे रिंग पर प्लस होना चाहिए था ना, ये रिंग पर प्लस। अगर आप, ये तो एक्सपेंशन का केस था यार, अगर मैं इसके एक्सपेंशन के केस की बात करता तो यहां पर रिंग एक्सपेंशन देखने को मिलता, और साफ समझ में आ रहा है सर ये इशारा कर रहा है एक्सपेंशन की तरफ। लेकिन अभी मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन का केस क्या बनता था? कॉन्ट्रैक्शन का केस बनता था जिसमें रिंग पर प्लस है। तो सर कॉन्ट्रैक्शन का केस ले लेते हैं, ये देखिए रिंग पर प्लस लगा देते हैं। अब ये केस क्या है सर? अब ये कॉन्ट्रैक्शन का करना करिए, मरना मत करिए। सर ये तो रिंग के अगले प्लस की बात कर रहा है, नहीं अगले प्लस तो एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा? तरीका वही है सर, प्लस से लगे अगले कार्बन से किसी ग्रुप की शिफ्ट होनी है। चलिए ठीक है, प्लस का अगला कार्बन कौन है? प्लस से लगा एडजेसेंट कार्बन ये, और इससे ग्रुप कौन सा लगा है? सर इससे ग्रुप लगाइए, ये देखिए दिस इज CH2। शिफ्ट हमेशा प्लस के एडजेसेंट कार्बन से लगे ग्रुप की होती है, और प्लस से लगे अगले कार्बन का ग्रुप यह है। कैसे करते हैं शिफ्ट? वही तरीका है सर, पहले जिससे शिफ्ट कर रहे हैं वहां से मिटा दीजिए, जिसकी करनी उसको माइनस, जहां से करनी उसको प्लस, माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दीजिए भाई साहब। ये लीजिए सर। अब इससे फायदा ये हो गया कि सर अब आप देखें तो जो रिंग का साइज है वो आपको कैसा दिखेगा? सर अब जो मुझे रिंग का साइज दिखता है 1 2 3 4 5 और 6। नाउ दिस अ 6 मेंबर्ड रिंग। अब सही है सर, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग जैसा दिखाई देता है, और इस 6 मेंबर्ड रिंग के एक कोने पर इस जगह पर एक प्लस है सर। अब ये ऐसा दिखाई देता है, आप समझिएगा जरा, क्योंकि अब जो प्लस है वो यहां पर है और ये सब लोग आपस में जुड़ चुके हैं। अब उसके बाद ऑब्वियसली सर हाइड्राइड शिफ्ट करके इसको नीचे ले आएंगे और ये मेरा नया कार्बोकेटायन तैयार हो जाए। ये और क्योंकि सर रिंग पर प्लस है इसलिए कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आपने बात बोली। बात मेरी समझिएगा, मतलब इससे पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। रिंग से अगले कार्बन पे प्लस होता तो एक्सपेंशन होता। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, ऐसा पॉसिबल है कि जेई के पेपर में एक्सपेंशन पे सवाल बन चुका है, कॉन्ट्रैक्शन पे पूछ ले तो कॉन्ट्रैक्शन में भी पूछ सकता है। तरीका वही है सर, जिसकी शिफ्ट करनी उसको माइनस दे दीजिएगा, जहां से शिफ्ट करनी उसको प्लस दे दीजिएगा, और माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दीजिएगा। मस्त आपका जो होना हो जाएगा। अगर रिंग का प्लस है तो कॉन्ट्रैक्शन जैसा दिखेगा, और रिंग के अगले कार्बन का प्लस है तो एक्सपेंशन जैसा दिखेगा। बस बात खत्म। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला C6H8। तो देखिए ऐसा C6H8 को देख के जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, जिसका मैं सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख देता हूं, CaHbOCXDNe। सर एक बड़ा सा कंपाउंड है जिसमें पूरी दुनिया आ गई। सर इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला है A+1 माइनस जितने हाइड्रोजन है, जितने हेलोजन है, जितने नाइट्रोजन है, माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। सर ये सॉल्व करके इसमें ऑक्सीजन या किसी बाइवेलेंट एटम से मुझे कोई लेना देना नहीं। यानी सर इसको सॉल्व करके जो भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकल के आएगा मेरा काम चल जाए। तो मैंने कहा ठीक है सर। अगर आप ध्यान से देखें तो C6H8 एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर आप कैलकुलेट, हालांकि इतने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो कार्बन में 1 जोड़ देते हैं 7, और साथ में बाकी तो कुछ है नहीं। तो ऐसे में इसको जरा साफ कर देते हैं, गलत ना, हाँ, तो इस कार्बन में 1 जोड़ देते हैं 7, और माइनस क्या करेंगे सर 8 है, बाकी तो कुछ है नहीं, तो 8/2 माइनस कर दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर आपका जो डीबी आ रहा है वो 3 आ रहा है। यानी आप ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसमें 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे या जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 होगा। हालांकि सवाल में इतने की जरूरत नहीं है, तुम ध्यान से देखो तो इस सवाल में क्या बोल रहा है, वो 2 मोल हाइड्रोजन को खाता है
और साथ ही साथ ओजोनोलिसिस करने के बाद वो 2 मोल कार्बल्डिहाइड, मीथेन कार्बल्डिहाइड, सर सवाल ही खत्म हो गया। जब ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट ही पता चल गया तो सर तो अंडे हटा के डंडे ही तो लगाने हैं। सर 2 मोल मीथेन कार्बल्डिहाइड की शक्ल बनाइए, खेल खत्म करिए। ये देखिए मीथेन कार्बल्डिहाइड, सर दिस इज मीथेन कार्बल्डिहाइड, ये C डबल बॉन्ड OH और ये आ गया C डबल बॉन्ड OH, और क्योंकि इसके 2 मोल बन रहे हैं सो दिस इज मीथेन कार्बल्डिहाइड के दूसरा मॉलिक्यूल। अब क्या होगा सर, क्योंकि ये ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है तो बिल्कुल साफ समझ में आता है सर, अंडे हटेंगे डंडे आएंगे। तो जब आप अंडे हटा के डंडे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे सर, ये देखिए यहां से ये दोनों अंडे हट जाएंगे और यहां से ये दोनों डंडे हट जाएंगे। सर इन दोनों को हटाइए, डंडे लगाइए, खेल खत्म करिए। तो इसका मतलब ये हुआ साइन फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उनमें इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस, तो जो प्रोडक्ट आपका दिखाई दे रहा है वो ये दिखता है, जिसको आप बोल सकते हैं जैसे भी काउंट करें 1 2 3 4 1,4 साइक्लोहेक्सीन यानी डाइन, यानी दिस इज साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन। बहुत आसान, कहीं से भी कुछ झंझट नहीं, मतलब इसमें ये डीबीवीबी की जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने ऐसे तुम्हें फॉर्मूले के लिए बता दिया क्योंकि आगे भी हो सकते हैं कुछ इस तरह के सवाल मिले। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इस सवाल में अगर आपको ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट ही दे रखा है तो इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट पता चलते ही आप डंडे लगा सकते हैं अंडों को हटा के, क्योंकि ओजोनोलिसिस डंडे हटा के अंडे लगाती है और ये ओजोनोलिसिस का उल्टा अंडों को हटाकर डंडे लगाना है। तो अगर आपको 2 एक जैसे प्रोडक्ट पता चल जाए तो दोनों को टेढ़ा करके जोड़ दीजिए, आपको एल्कीन मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ब्यूटुआइन, ये देखिए बड़ा आसान सा सवाल है। अब मुझे ऐसा लगता है इसमें शायद एक ही चीज बोली गई है कि अगर हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कोई भी अल्काइन जो है वो 2 तरह से रिएक्ट कर रही है। यानी अगर मैं इस अल्काइन की बात करूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो इस अल्काइन के 3 तरह से 3 रिएजेंट से रिएक्शन है जो हमें याद रख लेनी चाहिए। एक तो सर लिंडाल कैटलिस्ट, ये तो सारी दुनिया जानती है सर, लिंडार्स। और एक है डाई निकिल बोरॉन, डाई निकिल बोरॉन को P2 कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। और एक है आपका बर्च रिडक्शन Na लिक्विड अमोनिया के साथ। ये 3 रिएक्शंस जिसे आप बर्च रिडक्शन कहते हैं। तो इन तीनों में अच्छी बात यह है कि जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो सिस एल्कीन बनाती है, जो नीचे वाली रिएक्शन है वो भी सिस एल्कीन बनाती है, लेकिन जो बर्च रिडक्शन है वो ट्रांस एल्कीन बनाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मुझे ये बात ध्यान रखनी है, एक डाइनिकिल बोरॉन और जो लिंडार कैटलिस्ट है ये लोग तो सिस एल्कीन बना के दे देते हैं, और जो हमारा बर्च रिडक्शन है जिसको सोडियम लिक्विड अमोनिया के अंदर रिडक्शन बोला जाता है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन, वो आपको क्या दे देता है, वो ट्रांस एल्कीन बना के दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होने वाला रिडक्शन होता है जिनको आप सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से ये जो एल्कीन बनती है वो ट्रांस बनती है। बहरहाल तो इसका मतलब हुआ सर, ये तो बड़ा आसान सवाल है कि अगर आप यहां पर लिंडार कैटलिस्ट को यूज करने जा रहे हैं तो यहां आप ट्रांस बनाने जा रहे हैं, सॉरी आप यहां आप सिस बनाने जा रहे हैं, और यहां पर आप बर्च रिडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पर आप ट्रांस बनाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है तो सर ये सिस और ट्रांस का ही खेल है, बस आपको सिस और ट्रांस की प्रॉपर्टीज का आइडिया होना चाहिए। तो देखिए सिस और ट्रांस को अगर देखें तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन ये है कि सिस का जो डाइपोल मूवमेंट है वो हमेशा ट्रांस से ज्यादा होता है। लेकिन मुझे लगता है ये स्टेटमेंट अगर कभी लिखा मिले तो भी सही नहीं है। हाँ, अगर इसको इस तरह से लिखा जाए कि सिस हाइड्रोकार्बन यानी एक ऐसी एल्कीन है जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, यानी अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं और वो सिस फॉर्म में है तो उसका सिस का डाइपोल हमेशा ज्यादा हो। लेकिन जरूरी नहीं कि वो जो कंपाउंड है वो हमेशा एक हाइड्रोकार्बन भी हो। मैं समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जैसे मान लीजिए अगर आप इसकी बात करते हैं, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 इधर H इधर H, तो ये सिस, बहुत बढ़िया, ये सिस। इसी का अगर आप ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्म ये बन जाएगा, ये इसका ट्रांसफॉर्म है, ये बिल्कुल सही है, ये इसका ट्रांस, दिस इज ट्रांस। ठीक है, चलिए अब सर डाइपोल मूवमेंट का जहां तक सवाल है वो डाइपोल मूवमेंट बिल्कुल क्लियर, दिस इज नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, सिर्फ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। तो सर डाइपोल का हमें आइडिया है सर, ये डाइपोल नीचे की तरफ बनता है, ये डाइपोल भी नीचे की तरफ बनता है, दोनों आपस में किसी तरह से जुड़ा जाते हैं, A² + B² + 2AB cos थीटा वगैरह लगा लू के। और सर यहां पर अगर आप देखें तो ये डाइपोल नीचे की तरफ बन रहा है और ये डाइपोल ऊपर की तरफ बन रहा है। और डाइपोल बन क्यों रहा है, क्योंकि सर एक कार्बन sp3 है और दूसरा कार्बन sp2 है सर, और sp3 और sp2 की निगेटिविटी का अंतर ही डाइपोल को पैदा करता। तो इसका मतलब ये हुआ सर, जो हमारा पहला वाला मॉलिक्यूल है इसके अंदर डाइपोल है और दूसरा वाला जो ट्रांस है उसका डाइपोल मोमेंट 0। बहुत बढ़िया सर, अगर ऐसा है तो आपको 2-3 प्रॉपर्टीज का आइडिया होना चाहिए। क्या क्या सर? पहली बात यह है कि जो डाइपोल मोमेंट है उसमें कौन जीत गया, सिस जीत गया ट्रांस से।
ठीक है सर, डाइपोल के जीतते ही एक चीज कंफर्म हो गई, द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज मोर पोलर देन सेकंड मॉलिक्यूल, और इसकी पोलैरिटी के बढ़ते ही सर एक चीज समझ में आ गई, इसकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में बढ़ गई, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी के केस में सिस फिर से ट्रांस से जीत गया सर, बिल्कुल सही है। और बात करते हैं सर, क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल आपस में भी ज्यादा चिपकेंगे, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा सर। बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ही ज्यादा होगा, क्योंकि सिस के एटम मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल है, और आपस में ज्यादा इंटरेक्शन की वजह से उनको एक दूसरे से अलग करके उड़ा पाना, भाप बना पाना, बॉयल कर पाना, ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सिस का। इसी तरह से अगर मैं मेल्टिंग की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस का ही ज्यादा होगा, क्योंकि मेल्टिंग जो है वो पैकिंग के ऊपर डिपेंड करती है, और ट्रांस इज मोर सिमेट्रिक। सो ट्रांस स्ट्रक्चर क्योंकि ज्यादा सिमेट्रिक है, इसलिए ट्रांस के मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा पैक्ड होते हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन सर ये जो आपने क्राइटेरिया बताया, ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को अगर ध्यान से देखें तो इस क्राइटेरिया में हमेशा ये सच हो ये जरूरी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई ऐसी सिचुएशन ले ली जाए जिसका सिस फॉर्म जो है वो कम पोलैरिटी शो करता हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम दे सकते हैं सर, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते हैं। मान लीजिए मैं एक ऐसा सिस फॉर्म लूं, आप जरा समझिएगा, ये एक ऐसा सिस फॉर्म है जो कि आप मानेंगे कि ये सिस है। ये लीजिए आप यहां Cl लगा दें। अब ये सिस है कि नहीं? हाँ सर, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में, ये सिस। अब इसी का ट्रांस ले लेते हैं, तो जब इसी का ट्रांस लेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? इसका ट्रांस कुछ ऐसा ले लेते हैं, यहां Cl आ जाएगा, यहां H आ जाएगा, यहां भी H आ जाएगा, ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। अब अगर मैं सही से देखूं तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि CH3C का डाइपोल ऐसा बनेगा और CCl का ऊपर की तरफ चला जाएगा सर, जो भी रिजल्टेंट आएगा, लेकिन यहां इसका नीचे आएगा और इसका भी नीचे आएगा। जरा समझिए, यहां दोनों सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, और अगर यहां दोनों सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो जो पहली प्रॉपर्टी निकल के आती है डाइपोल मोमेंट, इसमें ट्रांस जीत जाएगा। बात मानते हो? ट्रांस जीत जाएगा सिस। और अगर मैं इसी डीएम की वजह से सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो भी ट्रांस जीत जाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी भी पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करती है, इसमें भी ट्रांस जीत जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो भी सही है सर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में फिर आप वही बात बोलेंगे कि अगर मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी ज्यादा है तो आपस में ज्यादा चिपकेंगे, जिसकी वजह से ट्रांस फिर जीत जाएगा। और अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग में तो ट्रांस वैसे ही जीतता था बिकॉज ऑफ मोर सिमेट्री। यानी कहने का मतलब ये हुआ इस बार सब चीजों में कौन जीत जाएगा? ट्रांस। लेकिन फिर वही सवाल क्या है? सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि भाई क्या हमेशा ट्रांस जीतता है या हमेशा जीतता है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर सिर्फ आप हाइड्रोकार्बन, दिस इज नॉट हाइड्रोकार्बन, यानी अगर आप सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो उस केस में सिस जीत जाता है सर, डाइपोल में जीत जाता है। डाइपोल की वजह से पोलैरिटी बढ़ जाती है, पोलैरिटी की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, उसी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बात खत्म। लेकिन सर हर बार सिस आप जीतेगा ही जरूरी नहीं, बिकॉज कुछ ऐसे भी सिस होते हैं जो नहीं जीतते हैं। यानी उस केस में आपका पोलैरिटी में कौन जीत जाता है? ट्रांस। लेकिन सर ये हाइड्रोकार्बन नहीं है सर, यहां क्लोरीन लगा है सर, ये एक एल्काइल हैलाइड है सर। ये एक ऐसा हैलाइड है जिसको आप विनाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड के कार्बन पे हैलोजन लगी है सर, ये एक हैलाइड है सर। इसको ये हाइड्रोकार्बन नहीं, यानी इसलिए मैंने बोला शुरू में कि अगर आप हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो सिस हमेशा जीतेगा। अब किस केस में? डाइपोल मूवमेंट में भी जीतेगा, उसी की वजह से सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट में भी जीतेगा। लेकिन हर बार सिस जीतेगा या हर बार ट्रांस जीतेगा, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से ही डिसाइड किया जाएगा। तो जो सवाल तुम्हारे पास है अगर मैं देखूं तो उस सवाल में तो देखो एकदम साफ है कि ये एक हाइड्रोकार्बन ही बनाएगा, इससे जो हाइड्रोकार्बन बनेंगे वो वही दोनों बनेंगे जो अभी मैंने बनाए। तो अब ऐसे में तो आप आंसर निकाल ही सकते थे, ए इज मोर सॉल्युबल देन बी। ए कौन है हमारा? लिंडार वाला, तो ये सिस बनेगा। ए इज बिल्कुल सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज मोर, ए बिल्कुल सही है सर ज्यादा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए, ओहो गलत हो गया सर, मेल्टिंग पॉइंट गलत है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए इज मोर, यानी जो गलत ऑप्शन आएगा वो आएगा, सिर्फ हमें गलत ही निकालना था, इनकरेक्ट। हाँ सर, इनकरेक्ट इज सी ओनली। समझिए, क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में, अरे सर ये तो बड़ा आसान है सर, इसमें बेंजीन के आगे आपने एक आदमी लगा रखा है सर, बेंजीन चीख चीख के कहती है कुछ करवाना हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हो, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल को भेजो हमारे ऊपर सब्स्टिट्यूशन के लिए। इलेक्ट्रोफाइल कहां है सर? बन तो चुका था, आप पहले भी बता चुके हैं कि जब किसी एल्कीन पर H+ अप्रोच करता है तो कैसे अप्रोच करता है सर? दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कैसे सर? ये H+ बाहर वाले कार्बन के पास जाएगा और वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल जाएंगे? H+ को। लेकिन इस पूरे खेल में अंदर प्लस आएगा जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। बेंजीन खाली है, कहीं पर भी जाके जोड़ दो। यानी जो मुझे समझ में आता है वो ये कि इस बेंजीन पर जिस इलेक्ट्रोफाइल को आप जोड़ना चाहते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल कुछ ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है, समझिए। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जुड़ेगा तो बहुत खूबसूरत आंसर आपको दिखाई देगा जो कि ऐसा होना चाहिए, समझिए बात। तो इसका मतलब जो आंसर मुझे दिखाई देता है वो इनमें से शायद ये हो जाएगा, हाँ ए होता है। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। और ये भी बड़ा आसान सा सवाल। इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें देखिए डबल बॉन्ड CH2 है और आप इसको CHO में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर बाहर ही बाहर आपको खेलना है। कैसे सर? बाहर वाले CH2 को सबसे पहले अल्कोहल बनाइए और उसके बाद ऑक्सीडाइज कर दीजिए। बड़ा आसान हो गया सर। बाहर वाला CH2 को अल्कोहल कैसे बना सकते हैं? अल्कोहल तो अंदर बनता है। नहीं, अभी बताया था HBO बाहर बनाता है एंटी मार्कोनी के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ सर सबसे पहले HBO कर दीजिए, कर देते हैं, और HBO के बाद ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा। लेकिन सर बाहर वाले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड बन जाएगा ना, हल्का करिए ना सर, PCC बुला लीजिए ना। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हमेशा क्या बनाता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड तक लाके छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ सर सबसे पहले आपको HBO करना चाहिए, HBO के बाद आपको PCC से ऑक्सीडेशन करना चाहिए, तब यह हरकत की जा सकती है। यानी जो सबसे पहला स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे पहले स्टेप में आपने बनाया ये, और उसके बाद आपने डाला PCC, और PCC ने बनाया ये, और यही मुझे चाहिए। बताओ समझे बात? चलिए ठीक, और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंडार, माय गॉड, पार्शियली डीएक्टिवेटेड। ये तो मैंने गलती से ले लिया, इसको डिलीट कर देते भाई, इसकी जरूरत नहीं थी। आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अब द टोटल नंबर ऑफ CC सिग्मा बॉन्ड्स इन मेसिटाइल ऑक्साइड, ये अच्छा सवाल है। अच्छाई सिर्फ इतनी है कि मुझे इस मेसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखिए ऐसा है, जहां तक सवाल है मेसिटाइल ऑक्साइड का, ऐसे सोचते हैं कि C6H10O, मुझे इसका स्ट्रक्चर एक बार बता दिया जाए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एक बार ले लेते हैं। स्ट्रक्चर वैसे तो देखो, अगर मैं ध्यान रखता हूं, दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है जिसको हमें ध्यान रखना था। दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड। तो ये 6 कार्बन है और C6H10O है। अब वो पूछता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो देखो कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। और सिग्मा बॉन्ड देखें तो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, और एक सिग्मा ये। कार्बन कार्बन के सिग्मा निकाल लें, समझिए बात। लेकिन सवाल में अच्छा ही क्या है कि जनरली बच्चे छोड़ देते हैं एक सिग्मा ये भी है, बस ये ध्यान रखना सर। कार्बन कार्बन के बीच में जब पाई बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा भी तो होता है ना, समझो बात को। तो यानी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा भी होता है, तो कुल मिला के कितने सिग्मा आएंगे? 5 सिग्मा बिटवीन C एंड C, है ना। ये आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन सर ये सवाल हम तभी कर पाएंगे जब हमें स्ट्रक्चर पता होगा। अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर मेसिटाइल ऑक्साइड का हमें ध्यान होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी और अकल लगाते तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं, इस C6H10O का DB कितना आ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सर इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6 और 1 7, 7 में से 10/2, 5 चले गए सर। तो ये 2 बचा सर। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आ रहा है। अब इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आ रहा है तो पॉसिबिलिटीज तो बहुत है, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि सर ये जो ऑक्सीजन है अकेला है तो चांसेस है कि एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ चला जाए और एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आ जाए। सर ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऑक्सीजन जब अकेला है तो संभावनाएं हैं कि आप एक डबल बॉन्ड को तो ऑक्सीजन के साथ दे दें। दैट मींस या तो ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, और साथ ही साथ कार्बन कार्बन के बीच में भी एक डबल बॉन्ड बच गया। बात समझ रहे हो मेरी? तो इसका मतलब ये हुआ सर एक तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का होगा और एक ऑक्सीजन के साथ होगा। तो अब अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा निकालने हैं तो आप समझिए 6 कार्बन जुड़े हुए हैं, उनमें एक सिस्टम ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड। तो 6 कार्बन को जब आप जोड़ेंगे, एक डबल बॉन्ड भी लगाएंगे, तो भी सिग्मा तो आपको 5 ही दिखाई देंगे ना। आप समझिए मेरी बात को, 6 कार्बन को आप कैसे भी जोड़े, मान लीजिए मुझे स्ट्रक्चर नहीं भी आता है तो भी चांसेस तो यही है कि कार्बन कार्बन के बीच की लिंकेज तो होगी। और अगर 6 लोग कार्बन कार्बन की लिंकेज दिखाते हैं तो उन 6 के बीच की लिंकेज में सिग्मा तो 5 ही काउंट किए जाएंगे। तो अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी पता है तो आप थोड़ी सी अकल लगाकर ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सिर्फ आपको ये आपके अंदर से ये इंट्यूशन आना चाहिए कि भाई एक तो DB निकाल लिया जाए और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते ही अंदाजा लगाया जाए कि देखिए एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड हो से मुझे मतलब नहीं है, और एक जो डबल बॉन्ड बच गया वो कार्बन कार्बन के बीच में चला जाएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो मेरे पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो आप इसको जैसे चाहें वैसे कर सकते थे। बहरहाल और आगे बढ़ते हैं। अमोल
1 मोल ऑफ कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बड़ा अच्छा सवाल लगता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमें C8H12 दे रखा है। चलिए ठीक है, C8H12। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर C8H12 है जो कि स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। अब अगर स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता इसका मतलब मुझे लगता है कि कुछ सिमेट्री मिट्री वाली बातें हैं जिसकी वजह से ये स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। साथ ही साथ जो फाइनली ओजोनोलिसिस के बाद प्रोडक्ट बन रहा है वो एक सिमेट्रिकल डाइकीटोन बन रहा है, सिमेट्रिकल डाइकीटोन C8H12O2। अब देखो थोड़ी सी अगर अकल लगाते हैं तो फिर इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर देखें तो इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, इसको एक बार तुम लोग जरा सा अपने आप टाइम लगा के 1 सेकंड लगा के देखो जरा, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 आए, 9 में से 6 गए, 12/2 यानी 6, 9 में से 6 गए 3 से इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 आ रहा है। अब तुम थोड़ा सा अपने आप अकल लगाओ कि अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 है तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी ओजोनोलिसिस तुम्हें करनी है, कितने मोल वो हाइड्रोजन खाता है, ये सब समझिए। इट एब्जॉर्ब्स ओनली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ओनली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब हुआ इस बात का कि आप अगर एक ही मोल हाइड्रोजन खा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, अगर आप एक ही मोल हाइड्रोजन खा रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास एक ही डबल बॉन्ड है। सर ये क्या ऐसे हो सकता है, 3 डबल डीबी है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 है, डबल बॉन्ड आपके पास एक ही है। अरे भाई ये कैसे हो सकता है सर डबल बॉन्ड एक ही हो लेकिन 2 रिंग्स हो, क्योंकि डीबी रिंग की वजह से भी होता है। इसका मतलब ये हुआ सर आपको 8 कार्बन को इस तरह से अरेंज करना है जिसमें एक डबल बॉन्ड हो और 2 रिंग्स हो। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप ओजोनोलिसिस करते हैं तो वो डंडा जो डबल बॉन्ड वाला है वो टूटेगा, इस तरह से टूटेगा कि सर अंडे आ तो जाएं लेकिन मॉलिक्यूल बटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सर 8 कार्बन के आदमी को तोड़ा गया है लेकिन फिर भी जो कीटोन बना है वो 8 का 8 ही है। ये देखिए कार्बन 8 ही है सर कीटोन में, इसका मतलब सर वो 20 से टूटकर बटा नहीं है। ये कैसे हो सकता है सर? डबल बॉन्ड को कैसे लगाऊं कि वो टूटे लेकिन मॉलिक्यूल को बांटे ना? क्या करना है सर? 2 रिंग्स हैं, एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ऐसे लगाते हैं कि वो टूट तो जाए लेकिन मॉलिक्यूल ना बटे। सर उसका एक ही तरीका है सर, वो ये रिंग सिस्टम और बीच में डबल बॉन्ड। अब आप देख लीजिए सर इस डबल बॉन्ड को जब आप तोड़ेंगे तो सर अंडे आएंगे डंडे की जगह। बात तो सही है सर, ये अंडे आएंगे डंडे हटेंगे। अब आप बताइए ऊपर भी अंडा नीचे भी अंडा, क्या ये मॉलिक्यूल बटा? नहीं सर, जितने कार्बन पहले थे उतने ही कार्बन अभी भी हैं। यही सिचुएशन है, यानी 2 रिंग्स को ऐसे अरेंज कर दो ताकि ओजोनोलिसिस हो, अंडे भी आए लेकिन वो बटे ना। सर उसका तो सिर्फ एक ही तरीका है और बहुत सीधा तरीका है। सिमेट्रिक डाइकीटोन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही लगता है सर। ये आपकी एल्कीन है और इस एल्कीन की जब आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो बहुत खूबसूरत डंडे हटेंगे, अंडे आएंगे और आंसर आप ये मेंशन करेंगे, दिस इज डबल बॉन्ड O एंड दिस ऑल्सो डबल बॉन्ड O। समझिए बात को। अब देख लीजिए दिस इज सिमेट्रिक। मुझे लगता है सही इसके एक आध ऑप्शन और बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं सिमेट्री की बात करूं जो कि मेंशन किया गया है तो सिमेट्री एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग होनी चाहिए, बिल्कुल। सो दिस इज प्योरली सिमेट्रिक डाइकीटोन। सर एक प्योर सिमेट्रिक डाइकीटोन है, इसलिए एक आध ऑप्शन और हो सकते हैं सवाल के आंसर के, लेकिन अगर सिमेट्री की बात करें और मेंशन नहीं किया गया है तो इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है, दैट इज C8H12। समझिए बात। और ये सवाल इसलिए मैंने बहुत आसानी से कर लिया क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का आइडिया मुझे पहले ही पता चल गया कि 2 रिंग और एक डबल बॉन्ड, बात खत्म। अब मुझे सिर्फ ये सोचना था कि 2 रिंग्स और डबल बॉन्ड को कैसे जोड़ूं आपस में ताकि डबल बॉन्ड टूट भी जाए लेकिन मॉलिक्यूल बटे ना। फिर तो एक ही तरीका है, दोनों रिंग्स के बीच में एक डबल बॉन्ड कॉमन होना चाहिए ताकि वो टूट तो जाए, खुल जाए लेकिन अलग अलग ना कर पाए। सो दिस विल बी C8H12O2। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को भी देखते हैं। सर ये तो बिल्कुल लग रहा है पेटेंट सवाल है इनका। सर देखिए वही सेम सवाल है, बाहर खड़ा हुआ H+ है, जो चाहता है वो इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से मिल ही रहा है। सर एक कार्बोकैटायन को आपने बना ही लिया है। सर रिंग का एक्सपेंशन आप देख ही रहे हैं, कितनी बार देखेंगे सर, अब तो रट भी गया होगा। बात तो तुम्हारी सही है सर, ये आपका पहला कार्बोकैटायन बना आफ्टर यूजिंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये है वो कार्बोकैटायन। सर ये रिंग एक्सपेंशन दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि सर रिंग से लगे अगले कार्बन पर प्लस। तो अगर रिंग से लगे अगले कार्बन पर प्लस हो तो ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? हाँ गड़बड़ कर दिया सर, इसको इधर ही लगाते हैं। रिंग से अगले कार्बन पर प्लस हो तो सर ये ऐसे ही दिखाई देता है, दिस इज CH3 एंड दिस इज प्लस। ये रिंग एक्सपेंशन है, और अगर ये रिंग एक्सपेंशन है तो ये रिंग एक्सपैंड कर दो। वही तरीका है सर कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन से लगे ग्रुप की शिफ्ट। ये एडजेसेंट ग्रुप शिफ्ट कैसे करते हैं? बॉन्ड मिटाया जाए, एक पर माइनस, जहां जिसको मिटाया उसको माइनस, जहां से मिटाया उसको प्लस, और माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दिया। सर देख लीजिए ये रिंग एक्सपैंड करके 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और 2 एडजेसेंट कार्बन पर आपको मिथाइल ग्रुप दिखाई देंगे, यानी दिस इज अ 6 मेंबर रिंग
और दोनों एडजेसेंट कार्बन पर आपको प्लस दिखेगा। और जैसे ये प्लस आएगा, इस प्लस पर फाइनली आपने इसको बगल से एडजेसेंट पोजीशन से H निकालकर इसको एक एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। यानी ये पुराना सवाल, आसान सवाल, जिसका ऑप्शन होगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। रिंग एक्सपेंशन का सवाल, सेम सवाल। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, ये ठीक लग रहा है सर, अब बस इसमें इतना ही दिमाग लगाना था कि पहला ऑप्शन है क्या, ये कर क्या रहा है। तो अगर HBr एक्सेस में ले रखा है तो सर इसका मतलब ये हुआ जो हो सकता है वो सब हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से सोचो क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। सर जो कर सकते हैं, यानी आप सबसे पहले O को प्रोटोनेट भी कर सकते हैं और एल्कीन्स को भी प्रोटोनेट कर सकते हैं। तो जो दिमाग कहता है वो यही है कि ये बड़ी आसानी से आपस में जुड़ने वाले हैं और ये HBr का एडिशन दिखाई दे रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको अलग से बना के देख लेते हैं, यहाँ जगह कम है। तो एक काम करते हैं, ये आपका मॉलिक्यूल है जो हमें सवाल में दिया गया है और इसको मैं जोड़ता हूं। चलिए यही है ना, एक बार चेक कर ले। हाँ सर यही। चलिए तो अब आप सबसे पहले HBr डालते हैं। तो जब आप HBr एक्सेस में लेते हैं तो क्या होगा सर, जब आप HBr एक्सेस में लेंगे तो देखिए एक चीज बिल्कुल क्लियर है सर, H प्लस जो है वो ऊपर भी प्रोटोनेशन करेगा, तो ऐसे में सर ये OH बन जाएगा और नीचे भी अगर आप देखें तो सर यहां Br आ जाएगा और एक Br नीचे आ जाएगा। बताओ समझे कि नहीं सर, इस डबल बॉन्ड पर HBr का एडिशन होगा, Br नीचे H ऊपर, ठीक, और इस OH पर भी HBr का एडिशन होगा। जैसे ही H को प्रोटोनेट O को प्रोटोनेट करवाएंगे, O पे प्लस आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और इस प्लस पे जाके Br आ जाएगा। सर इसके बाद जब आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे, यानी इसके बाद जब आप अल्कोहलिक QH डालेंगे तब क्या होगा, इसके बाद जब आप अल्कोहलिक QH डालेंगे तो सर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। वो कैसे होंगे सर, यहां OH होगा, ये ऐसे होगा और यहां एक डबल बॉन्ड होगा और यहां एक डबल बॉन्ड होगा। आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करके देख लीजिए। उसके बाद जब आप इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या हो, इसके बाद जब आप इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो इस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में डंडे टूट के अंडे आ जाएंगे और आप सब जानते हैं सर ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे सर। देखिए एरोमेटिक प्रोडक्ट जो अगर आप बात करते हैं तो एरोमेटिक प्रोडक्ट तो सर यही वाला बनेगा, इधर वाला। और इधर वाला एरोमेटिक प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, एक OH तो आ चुका है और इधर आपका CHO आ जाएगा। सर ये एरोमेटिक प्रोडक्ट होगा। और क्या होगा सर, बीच में आप देख लीजिए क्या बनेगा सर, इधर से टूटेगा तो यहां CHO आएगा, यहां CHO आएगा, यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपको सर ये CHO मिल जाएगा। चलिए ये भी ठीक है। और क्या बनेगा सर, कोने वाला आदमी फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO बन जाएगा, बात खत्म। तो सर अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो एरोमेटिक प्रोडक्ट आफ्टर ओजोनोलिसिस यही होगा और मेरे हिसाब से यही आंसर टिक कर देना चाहिए। देखने से यह ऑप्शन ए लगता है। क्लियर है। एक और सवाल कर लेते हैं। नियोपेंटाइल अल्कोहल, सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि हमें पता होना चाहिए नियोपेंटाइल अल्कोहल होती किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि अगर हमें नियोपेंटाइल अल्कोहल ही नहीं पता होगा तो तुम डिहाइड्रेशन अपना करोगे, समझो बात को। तो इसका मतलब नियोपेंटाइल अल्कोहल मुझे पता होना चाहिए। अब सारी दुनिया को पता है, कई बार बता चुके हैं। पेंटेन बनाइए, बाहर वाले कार्बन को सेकंड वाले कार्बन पे जोड़िए आइसोपेंटेन, फिर एक और कार्बन को उसी कार्बन पे जोड़िए नियोपेंटेन, खत्म हो गया। तो सर नियोपेंटाइलिक सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो जो नियोपेंटाइलिक अल्कोहल है वो ये है, दिस इज CH3 C CH3 CH3 CH2OH। सर दिस इज नियोपेंटाइलिक अल्कोहल। अब आप बताइए क्या करना है सर, एसिड डाल के आग लगा देंगे। चलिए एसिड डाल के आग लगा देते हैं। तो जैसे ही आप H प्लस डालेंगे तो क्या होगा, H प्लस डालते ही ये आ जाएगा CH3 CH3, नीचे भी CH3, इधर आ जाएगा CH2, इधर आ जाएगा प्रोटोनेशन के बाद OH2 प्लस। अब क्या होगा सर, वही है सर, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। जबरदस्ती परोपकार करने के चक्कर में चला था, जबरदस्ती H प्लस को प्रोटोनेट करने के चक्कर में चला था, जबरदस्ती H प्लस को इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में चला था, फंस गया सर। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन पे खुद प्लस आ जाएगा। वो कहेगा तेरी तुम्हें फायदा देना था, हमारे ऊपर प्लस आ गया, चलो वापस करो ऐसे। वो कहेगा H प्लस क्या बोलेगा, अरे मालिक अभी तो दिए, अभी तो इलेक्ट्रॉन दिए हो, अभी वापस ले लोगे, अरे कहीं और से ले लो भाई, कहीं और से ले लो, हमें छोड़ दो। वो कहेगा बहुत बढ़िया, अब मैं तुमसे ना लेके बगल वाले कार्बन से ले लूंगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन से ले लिए जाएंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन से लेंगे ये आएगा CH3 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 और इधर बनेगा मस्त कार्बोकेटायन। और दुनिया जानती है सर मस्त तो अब है, जब ये मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे सर तब आएगा मस्त। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, इधर आ जाएगा प्लस एंड दिस इज CH2 CH3। सर अब देखिए बिल्कुल साफ समझ में आता है। अब आप एल्कीन बनाना चाहते हैं तो सेडजेफ को भी बुला सकते हैं, हॉफमैन को भी बुला सकते हैं, मेजर विल बी सेडजेफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो द मेजर प्रोडक्ट विल बी CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड दिस विल बी माय मेजर प्रोडक्ट। और अगर आप माइनर बनाना चाहते हैं तो इधर की तरफ बना दीजिए, माइनर विल बी व्हाट CH2 C
CH3, CH2, CH3 एंड दिस विल बी माय माइनर प्रोडक्ट। क्यों कह रहे हैं सर? जो अंदर वाली एल्कीन्स होती हैं वो मेजर होती हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वाली एल्कीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल होती हैं। जो बाहर वाली एल्कीन्स होती हैं उनके हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स कम होते हैं, लेस स्टेबल। सो सर ये दो आंसर बनेंगे। अगर आपको 85% वाला ढूंढना है तो 85, हमें तो नहीं पता सर कौन कितना बनेगा, बट सवाल में बोला गया है ये 85% बनता है और ये वाला 50% बनता है। तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं अपने हिसाब से देखकर कि ये कौन सा वो कौन सा। तो मुझे लगता है कि जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो अंदर की तरफ बनेगा, और ये लगता है ना, ये अंदर की तरफ बन गया और ये बाहर की तरफ बन गया। तो एक बार चेक कर लेना, ये बिल्कुल आसान। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये भी अच्छा है सर। ईथर्स की रिएक्शन HX के साथ बहुत पुरानी रिएक्शन है, जिसमें सबसे पहला स्टेप प्रोटोनेशन का ही होता है। तो मुझे लगता है इसमें ज्यादा हम क्यों अकल लगाएंगे सर, पहला स्टेप प्रोटोनेशन का होगा। अब आपको जो करना कर लीजिए। तो करना क्या सर, अब सर दोनों तरफ का कार्बोकेटाइन खराब है, इधर भी खराब है इधर भी खराब है। तो जो HI का I माइनस है, जो बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है सर, वो खुली खुली जगह पर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर, एक तो इथाइल आयोडाइड बन जाएगा, उसको अलग कर दीजिए। जो अल्कोहल बनेगा आप उसको अलग करिए। तो जो अल्कोहल बनेगा वो ये बनेगा, मैं सीधे अल्कोहल बना रहा हूं, CH3 CH2 CH CH3, इधर आ जाएगा CH2OH। सर ये अल्कोहल है। अब आप बताइए क्या करना है। अरे सर फिर वही, हमें तो लगता है कार्बोकेटाइन इनका ऐसा चहेता है एकदम। सर ये H प्लस जो है OH को प्रोटोनेट करेगा, पानी बाहर निकलेगा, यहां प्लस आ जाएगा। प्लस आते ही सर कोई ना कोई शिफ्ट कर देंगे। कौन सी शिफ्ट करेंगे? अरे हाइड्राइड करिए ना सर, वही तो बेस्ट है। हाइड्राइड शिफ्टिंग कर देते हैं। हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे तो कैसा होगा, दिस इज CH3 CH2 CH3, इधर आ जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा CH3। अब अगर आपको एल्कीन ही बनानी है हीटिंग के बाद, तो सर हॉफमैन सेटजेफ को फॉलो करती हुई एल्कीन, घिरी घिरी एल्कीन बना दीजिए सर। और ये घिरी घिरी एल्कीन ऐसी दिखाई देनी है। समझिए बात को। तो इसका मतलब हुआ सर यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसा कुछ भी आपको दिखता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। मुझे लगता है, मुझे दिखता है वो आपका बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स व्हेन ट्रीटेड विद HCl यील्ड्स मेजॉरिटी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन की बात हो रही। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का मतलब होता है कि जहां हम सोच रहे हैं वहां ना हो, है ना। मतलब जो भी अंकल ने बोला है, मार्कोनिकॉफ अंकल ने जो भी बोला है उसका उल्टा, है ना। तो अब उसका उल्टा देखिए, ये तो क्लियर है कि मार्कोनी को अगर छोड़कर सीधी सीधी बात करें तो मुझे लगता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ही सब कुछ डिसाइड करती है। इसमें मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी अगर मैं सोचूं तो HCl का जो एडिशन है वो एडिशन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो करता है, चाहे वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो चाहे ना हो। हम सब जानते हैं खराश इफेक्ट सिर्फ कौन शो करता है? HBr। HCl खराश इफेक्ट शो नहीं करता। उसका कुछ रीजन है कि इस प्रोसेस में दो स्टेप्स होते हैं जब आप रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और वो दोनों स्टेप्स HCl के लिए, उनमें से एक स्टेप एक्सोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक होता है। सिर्फ HBr वो एसिड है जिसके दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक होते हैं, इसलिए वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन या खराश इफेक्ट शो कर पाता है। बहरहाल ये बातें तुमने पढ़ रखी। काम की बात यह है कि HCl के साथ एडिशन करेंगे तो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म चलेगी। अब कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में सर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइडिंग फैक्टर होगी। तो अगर कार्बोकेटाइन अंदर बन रहा है तो Cl अंदर ही लगेगा, एंड दैट इज मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो देखिए ऐसा है जैसे इसमें देखें सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में समझ में आता है सर, अगर आपने HCl को डाला तो प्लस यहां आएगा, H प्लस बाहर आएगा, वही आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। समझ रहे हो बात को ऐसे। और इस प्लस पे जाके कौन लग जाएगा? इस प्लस पे जाके Cl लग जाएगा। तो ये तो सर मार्कोनी है सर, दिस इज मार्कोनी, दिस एडिशन इज मार्कोनी, क्योंकि हमें पता था नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगना है जिस पर हाइड्रोजन कम है। सर दिस इज मार्कोनिक ऑपरेशन। सिमिलरली, और व्हाई दिस प्लस इज स्टेबल? सर दिस प्लस इज स्टेबल। अरे सर भूल गए, लोन पेयर से जो खुशी मिलती है। इसी तरह से सर अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड वाले में मुझे यही लगता है कि जो बाहर हमारा H प्लस खड़ा है वो H प्लस सर जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऐसे, और इसके बाद सर यहां अंदर प्लस आ जाएगा। और इस बार फिर वही है सर, ये वाले जो प्लस हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं लोन पेयर, प्लस आर इफेक्ट सर। इस NH2 का प्लस आर लग रहा है, इस OCH3 का प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया। तीसरे वाले की बात करें सर, या पहले वाले की बात करें, नहीं लास्ट वाले की पहले बात करते हैं। तो अगर लास्ट वाले की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है सर इस बार भी वही होगा कि H प्लस बाहर खड़ा है, अब उसको किसी एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन सर इस बार मुझे ऐसा लगता है वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। आप समझने की कोशिश करिए सर, क्योंकि अगर वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो यहां प्लस आएगा, और यहां वाला जो प्लस होगा ये इसलिए ज्यादा मतलब इससे अच्छा होगा क्योंकि CF3 का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट इस अंदर वाले प्लस को परेशान कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई लग रहा है।
इसलिए यहां पर अगर मार्कोनी की सुनते तो अंदर सीएल लगाते, जबकि एक्चुअली प्लस बाहर है तो सीएल बाहर लगेगा। तो यानी सही आंसर तो डी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बच्चों को एक डाउट आता है इस ए में ये डाउट आता है सर इस बार भी तो बाहर वाला प्लस अच्छा है, बिकॉज सीएल का इंडक्टिव डोमिनेटिंग है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर मान लीजिए आपने दोनों सीन ले लेते हैं, ये सीएल हो गया, ये सीएच हो गया, और ये बाहर वाला प्लस हो गया। तुम ये सोच रहे थे ये अच्छा है, ठीक। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए अंदर प्लस हो तो ये अच्छा है। कैसे कैसे मैं प्रूफ करूंगा? देखो, नीचे वाले को अगर मैं ध्यान से देखूं तो नीचे वाले केस में आप सीएल का लोन पेयर इफेक्ट लग रहा है, जिसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। हाँ सर, लेकिन डोमिनेटिंग सर इंडक्टिव होता है। क्या बेकार की बातें कर रहा हूं? हाँ, इंडक्टिव होता है, मैं करता हूं। क्या ये लोन पेयर से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। तो कितना फायदा मिल रहा है? सर देखिए, फायदा मिल रहा है +100 का, समझाने के लिए बोल रहा हूं। लेकिन सर नुकसान ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसका माइनस आई बड़ा तगड़ा है और सर बिल्कुल सर पे लगा हुआ है, खूब तगड़े से चूसेगा। तो माइनस आई इसका तगड़ा होगा, तो चलिए ठीक है, -120 ले लेते हैं। नेट लॉस कितना है सर? नेट लॉस इज -20। सो दिस कार्बोकेटाइन इज जैसा भी इट इज अनस्टेबल ड्यू टू -20 का लॉस। ठीक, समझाने की बात कर रहे हैं। ऊपर आते हैं सर, ऊपर वाले में इस क्लोरीन का जो लोन पेयर इफेक्ट है वो तो आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ सर, वो तो दूर है, तो सर सिर्फ एक ही इफेक्ट लगेगा एंड दैट इज इंडक्टिव। और सर मैं आपको बोल चुका हूं इंडक्टिव दूर से लग रहा है सर, दूर से चूस रहा है, इतना परेशान तो ना करेगा। मैं मानता हूं दूर से चूस रहा है तो इसका इंडक्टिव इधर पास से चूसने वाले इंडक्टिव से तो कम होना चाहिए। हाँ, पास से लगने वाला इंडक्टिव कितना था? पास से लगने वाला -120 था सर। दिस इज इंडक्टिव, तो -120 से कम होना चाहिए ना? हाँ, कम होगा। अरे कितना भी कम हो, 20 से तो ज्यादा ही होगा ना। नहीं समझे बात? यानी ये इंडक्टिव -30 होगा। मान लीजिए भाई इसका इंडक्टिव -120 है, इसका इंडक्टिव कम हो जाएगा, दूर से लगा, लेकिन सर फिर भी इससे ज्यादा लॉस में है। सो दिस कार्बोकेटाइन इज परेशान ड्यू टू -30 इफेक्ट। समझे बात? Which carbocation is relatively more stable? This one. And if it is more stable, ultimately Cl बीच में लगेगा, and this is again Marconi. तो इसका पहले वाले का भी एक डाउट आता है, पहले वाला लेकिन हमारा मार्कोनी कॉफ एडिशन ही शो करेगा, बिकॉज दिस अंदर वाला कार्बोकेटाइन इज रिलेटिवली बेटर। अब खराब तो दोनों ही है, बट रिलेटिवली बेटर, क्योंकि उस पर जो इंडक्टिव अकेला लग रहा है वो खुद उन दोनों के इफेक्ट से ज्यादा ही लग रहा है। समझिए बात, इसको समझना जरा बात को आराम से वीडियो को देखकर, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और सवाल क्या कहता है, ये देखिए कितना फर्जी सवाल। देखिए ये तो वही SN2 का सवाल है, हमें तो लगता है आसान सवाल, इसमें क्या इतना सोचना है। सर देखिए यहां पर थोड़ा सही कर लेते हैं, दिस इज CH2Cl, इसको CH2Cl ले लेते हैं। अब सही, तो कौन सा आदमी जो है आसानी से Cl को धक्का मार के निकालेगा? जैसा कि अभी मैं बात कर चुका हूं सर, वही आदमी आसानी से बाहर निकाला जाएगा जिस पर अप्रोच आसान होगा, और अप्रोच जो है वो यहां का ज्यादा आसान है। SN2 की बात हो रही सर, SN1 की नहीं। SN2 में धक्का मार के निकाला जाता है, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है। सर देखिए यहां बहुत बढ़िया है सर, यहां धक्का मारना आसान है। क्यों? सर यहां का डेल प्लस बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि सर NO2 ऑर्थो और पैरा पे लगे हैं सर, तगड़ा -M इफेक्ट लग रहा है सर। यहां का भी -M लग रहा है और इसका भी -M लग रहा है सर। मजा आ गया सर। इसका मतलब ये हुआ सबसे मस्त आदमी हमारा थर्ड होगा। उसके बाद कौन होना चाहिए? कहीं और -M वाले लोग हैं सर, जिसमें देखिए सर दिस इज -M, ये मस्त -M लग रहा है सर। इसका मतलब ये हुआ थर्ड के बाद सेकंड आना चाहिए। फिर कहीं -M लग रहा है? नहीं लग रहा है। लेकिन यहां क्या लग रहा है सर? यहां -I लग रहा है। चलिए कुछ तो लग रहा है सर, -I लग रहा है, और यहां कुछ नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ सबसे अच्छा 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा। 3 2 4 1 सर, आंसर जो है वो C होना चाहिए। अच्छा सवाल, आसान सवाल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर SN1 की बात करता तो SN1 में 3 सबसे खराब होता, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है जो NO2 बर्बाद कर देता। समझ लो बात को? चलिए और आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं सर जिसका SN1 अच्छा होता है, सर वो तो लॉजिकल है, जिसका SN2 अच्छा है उसका SN1 तो खराब ही होगा। लल्लू हो तुम लल्लू, जिसका SN2 अच्छा होता है उसका SN1 खराब होता है, ये नहीं कह सकते आप, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। मैं SN1 भी अच्छी करता हूं जब मुझे SN1 का मौका मिलता है, मैं SN2 भी अच्छी करता हूं जब मुझे SN2 का मौका मिलता है। कैसी बातें कर रहा हो? नहीं समझे बात? यानी दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। जैसे कि एलाइलिक हैलाइड्स, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इस आदमी का SN2 कैसा लगता है, जरा समझना मेरी बात को। इस आदमी का SN2 कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है सर, मस्त धक्का मारिए, Cl को निकालिए, क्या दिक्कत है? इसका SN1 कैसा लगता है? सर इसका SN1 भी बड़ा लगता है, कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कहना गलत होता है कि जो मॉलिक्यूल SN2 अच्छी करता है वो SN1 खराब करेगा, जो SN1 अच्छी करता है वो SN2 खराब करेगा। ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। आज मैं SN1 करने बैठा हूं, मुझे चेक करो कि मैं SN1 अच्छी करूंगा कि नहीं। आज मैं SN2 करने बैठा हूं, माहौल SN2 का है, तो चेक करो कि मैं SN2 अच्छी करूंगा कि नहीं। ये मत कहो कि जब मैं SN2 अच्छी करता हूं तो मेरा SN1 तो खराब ही होता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। बात समझ लो? चलिए और आगे। ये सर टर्शरी भी बेकार सवाल है सर, इसमें कुछ नहीं करना है सर। दिस इज पोटेशियम टर्शरी बुटॉक्साइड, सर एक एल्कीन बना देगा।
बेस है सर, बल्कि बेस है सर, डबल बॉन्ड पहले से लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड और लगा देंगे सर। अब क्या होगा, उसके बाद सर ओजोनोलिसिस कर देंगे। माय गॉड, ओजोनोलिसिस करने के बाद होता क्या है, डंडे हटते हैं अंडे आते हैं, डंडे हटते हैं अंडे आते हैं। जो आंसर आएगा अपने आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, कहीं कोई कलाकारी की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है सर, ये ठीक है सर, ये ठीक इसलिए क्योंकि इसमें ना एक तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की बात की गई है। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो कि NaBH4 से रिएक्ट कर रहा है। मैं अपने हिसाब से बताता हूं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं अपने हिसाब से ये बताना चाह रहा हूं कि ठीक है कि आप कार्बोनिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हैं, लेकिन मैं इसके अंदर एक चीज ये जोड़ना चाहता हूं कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का डबल बॉन्ड होता है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है अल्फा बीटा। तो जब आप इसकी रिएक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को जब आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं वाया NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आप समझ लीजिए कि डबल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे LAH। तो ये डबल बॉन्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो सीधे सीधे अपना जो है डबल बॉन्ड O को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, यही काम होता है इनका। ठीक, यानी अल्फा बीटा जो अनसैचुरेशन है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक, यही काम NaBH4 भी करेगा। NaBH4 के लिए, सॉरी, LAH के लिए एक बात ये बोली जाती है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन का जो अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड का जो अनसैचुरेशन है, वो ये गायब कर सकता है अगर बीटा पर कोई एराइल ग्रुप लगा हो, जैसे कि मान लीजिए बेंजीन। जरा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती जिसमें आप ऐसा कुछ देख पा रहे हैं, तो उस केस में जब आप LAH डालते, देखो ये भी वही है अल्फा बीटा, तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, लेकिन इस केस में क्योंकि बीटा पर एराइल ग्रुप लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा है, तो आप समझ लीजिएगा ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। बस इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से कोई लेना देना नहीं होता, उसके डबल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन LAH का सिर्फ तब होता है जब बीटा पर एराइल ग्रुप लगाओ, यानी अगर आपने बीटा पर एराइल ग्रुप लगा दिया तो इस डबल बॉन्ड को भी वो रिड्यूस कर देगा। अगर ये ना होता तो डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहेगा। NaBH4 के केस में तो जो करना कर लो, वो हमेशा डबल बॉन्ड को छोड़ेगा ही छोड़ेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब युवा सर ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो जो A बनेगा वो क्या बनेगा, CH2CH CH2OH, ये बनेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सर SOCl2 डालेंगे। चलिए SOCl2 डालते हैं, हेलोजिनेटिंग रिएजेंट है, क्या करता है सर, ये OH हटाकर Cl लगा देगा। लीजिए OH हटा के Cl लगा देते हैं। उसके बाद सर जैसे ही आप AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 का इस्तेमाल करेंगे, तो सर अब मुझे समझ में आता है, और यहीं से ये सवाल जो है ये अच्छा बन जाता है। क्या कि सर अब जो आपके पास बेंजीन, उस बेंजीन पर आप ये लेके आए हैं CH2CH CH2Cl विद AlCl3। तो अब जो समझ में आता है वो यही आता है कि AlCl3 लुईस एसिड है, वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन मांगने की कोशिश करेगा। यानी AlCl3 अगर क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेता है तो Cl पे प्लस आ जाएगा, Cl पे प्लस आते ही वो बगल से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा और आपके पास एक कार्बोकैटायन बनेगा, जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। एरोमेटिक सिस्टम पर वो एक कार्बोकैटायन या इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ जाएगा। यानी अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या निकल के आएगा, ये CH2 होगा, ये CH होगा, ये डबल बॉन्ड CH2 होगा। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं सर सुनिए, इसके ऊपर DBr और डालेंगे। चलिए हमने कहा DBr डाल दी, जैसे HBr होता है वैसे DBr, तो सर DBr डालेंगे। DBr क्या है सर, DBr हमारा D प्लस है। क्या करता था सर, वही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, बाहर से मांगेगा अंदर प्लस आएगा, अंदर से मांगेगा बाहर प्लस आएगा। ऑब्वियसली अंदर वाला प्लस बेटर है तो बाहर से मांगेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाके बाहर से D प्लस को मिल जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और अंदर प्लस आ जाएगा। दुनिया जानती है अंदर का प्लस और अच्छा हो सकता है हाइड्राइड शिफ्टिंग से, ताकि वो 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं फौरन हाइड्राइड शिफ्टिंग करूंगा और हाइड्राइड शिफ्टिंग से इसको CH प्लस CH2 CH2D बना दूंगा। बताओ समझे बात को, ड्यूटीरियम तो बाहर की तरफ होगा ना। हाँ, फिर क्या होगा सर, इस प्लस पर आवाज आएगी कोई है तो Br तो है ही, ये Br जाके जुड़ जाएगा। तो यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, ये रिंग होगी, इस रिंग से CH होगा जिस पर एक Br होगा, फिर यहां पर एक CH2 होगा जिस पे एक D होगा। सर Br और D एक दूसरे से इतनी दूरी पर दिखाई देंगे। आप चाहें तो आंसर चेक कर लेते हैं, मुझे लगता है शायद ये ऑप्शन जो है वो C दिखाई देता है। एक बार चेक कर सकते हैं, आसान, क्लियर है। एक और सवाल ले लेते हैं सर, ये भी आसान सवाल था। एक और सवाल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं।
यहां क्या कह रहे हैं? द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन तो है सर, और ये जो Cl2 और H2O हैं सर, ये लोग ना सबसे पहले रिएक्ट करके HCl और HOCl बनाते हैं। एल्कीन्स के अंदर देखिए खूबी भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा दो काम करती हैं, या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करती हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करती हैं। तो ये सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो सर मुझे ऐसा लगता है HCl और HOCl के बनते ही HCl इस HOCl को प्रोटोनेट करता, और प्रोटोनेशन से ये बनता है ये, जो कि परेशान होते ही बगल से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है, तो पानी अलग हो जाता है और Cl प्लस अलग हो जाता है। सर इलेक्ट्रोफाइल आपको दिखाई दे रहा होगा Cl प्लस, बस खत्म हो गया सर, इस एल्कीन के सामने Cl प्लस खड़ा हो जाता है। अब देखिए हम बताना चाह रहे हैं, इसको समझना जरा सब लोग, कि किसी एल्कीन पर अगर कोई HOCl Cl प्लस खड़ा है तो क्या होता है। अब देखिए ये एक एल्कीन ले लेते हैं, इस एल्कीन पर मान लीजिए आपने Cl प्लस को खड़ा कर दिया, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं इसके खड़े होने से और इसके खड़े होने में अंतर क्या है। इसको देखिए, एक बार इलेक्ट्रोफाइल तो H प्लस भी खड़ा हो चुका है कई बार। हाँ सर, ये देखिए दोनों है सर। अब आप दोनों में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर। अंतर ये है कि इस केस में जब Cl प्लस खड़ा, जैसे ये, इस केस में जब Cl प्लस खड़ा है तो क्या होगा सर? आप ये कहते थे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन H प्लस को मिल जाएंगे, दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दिस इज प्लस इफेक्ट। बिल्कुल सही है। ऐसे पूरे खेल में सर यहां कार्बोकेटायन बन जाता था, यही होता था। फिर वो कार्बोकेटायन अपना रीअरेंज वगैरह जो भी कुछ करना करता रहता था। ठीक, यहां पर करते हैं यही सर, यहां पर भी होगा, वो भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये इधर जा जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। ये कौन सा इफेक्ट हो गया सर? ये प्लस इफेक्ट है। बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ सही। लेकिन सर ऐसे में यहां क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। सर यहां प्लस नहीं आता है, क्यों? क्योंकि सर जैसे ही यहां प्लस आने लगता है वैसे ही Cl ये कहता है परेशान मत हो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तुम्हें देने के लिए। समझिए क्या बताना चाह रहा हूं मैं बताना यह चाह रहा हूं कि अगर इस इलेक्ट्रोफाइल जिस पर लोन पेयर होते हैं वो जब किसी एल्कीन पर एडिशन करते हैं तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मांगते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से, और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन देते हैं। यानी एक तरफ से उनका नेचर इलेक्ट्रोफाइल का बन जाता है और एक तरफ से उनका नेचर न्यूक्लियोफाइल का बन जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कार्बोकैटायन नहीं बनता है। यानी इस बात को सब लोग याद रखेंगे, नो कार्बोकैटायन, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट जैसा नहीं दिखाई देगा। सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। इस केस में क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि सर H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। उस केस में मजबूरी है यहां कार्बोकैटायन का बनना, इसलिए यहां मजबूरी है रीअरेंजमेंट का होना। यानी यहां कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन जहां हो सकता है यहां कार्बोकैटायन बनेगा, और रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल हो तो भी पॉसिबल होगा। इसलिए जब कभी भी ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स को जोड़ा जाए जिस पर लोन पेयर नहीं होते हैं जैसे H प्लस, तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो की जाती है। और जब ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स को जोड़ा जाए जिस पर लोन पेयर होता है, वो एक तरफ से लेता है एक तरफ से देता है। सर एक तरफ से इलेक्ट्रोफाइल एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। और जैसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो जो हमारा दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो किसी एक कार्बन पर जुड़कर रिंग को ओपन कर देता है। कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दिस इज सिंपल मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ HOCl। सर OH अंदर आएगा और Cl बाहर जाएगा, एंड दिस इज सिंपल मार्कोनिक ऑफ एडिशन। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप सवाल की बात करते हैं तो OH अंदर आना चाहिए, Cl बाहर जाना चाहिए। तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ये डबल बॉन्ड हमें यहां से हटा देना चाहिए, ये सिंगल आ जाएगा। सर इसका आंसर जो है यही लगता है। दिस इज प्योरली मार्कोनी, OH माइनस अंदर Cl बाहर, ये प्योरली मार्कोनिक ऑफ एडिशन ही होना चाहिए, और इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए। क्लियर है? देखो मार्कोनी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंदर की तरफ वाटर ने अटैक किया है। अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती जिसमें वाटर बाहर की तरफ अटैक करता, तो इसके भी चांसेस थे कि वाटर बाहर की तरफ अटैक करता। वो सिर्फ तभी होता जब अंदर का डेल प्लस स्टेबल नहीं। भाई इस केस में क्या था? इस केस में आपको अंदर का डेल प्लस अच्छा मिला। डेल प्लस मतलब सुनो, रिंग बन चुकी है। अब रिंग बन चुकी है तो या तो इस कार्बन पर अटैक करके रिंग को खोलेंगे या इस कार्बन पर अटैक करेंगे। तो ये वाला डेल प्लस अच्छा है तो इस कार्बन पर अटैक करके रिंग को ओपन कर दिया। ऐसा भी हो सकता था ये अंदर वाला अच्छा ना होता। ऐसा कब होता? ऐसा तब होता जब कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता। समझे बात को? यानी कहने का मतलब है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान देना कभी, कि अगर ये सवाल आ जाए, ये बड़ा अच्छा सवाल होगा जो एडवांस लेवल पर पूछ सकते हैं, मान लीजिए ये ऐसा कुछ आ जाए और ये आपका HOCl का एडिशन, तो इसमें ज्यादातर बच्चे याद करके जाते हैं कि भाई मार्कोनिक ऑफ एडिशन है तो OH अंदर आएगा Cl बाहर जाएगा। लेकिन जिसको मैकेनिज्म आती है वो सारी बातें समझते हैं इस बात को कि भाई क्या OH अंदर बाहर कर रहे हो, यहां NO2 लगा है, यह आ जाएगा CH, यहां आ जाएगा CH2 और सबसे पहले Cl प्लस की रिंग बनेगी। हाँ बिल्कुल सही। अब इस रिंग को खोलने कौन आएगा? सर इस रिंग को खोलने OH माइनस आएगा। कैसे आएगा सर? या तो इधर आएगा या इधर आएगा। अरे भाई मार्कोनिक के हिसाब से अंदर ही आएगा ना। सर इस बार NO2 लगा है, NO2 का स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग नेचर इस डेल प्लस को खराब कर रहा
रहा है, जितना दूर रहोगे NO2 से उतना स्टेबल डेल प्लस होगा, यानी ये वाला डेल प्लस ज्यादा स्टेबल है, इसलिए OH बाहर की तरफ अटैक करके रिंग को ओपन करेगा, यानी इस बार Cl अंदर आएगा और OH बाहर आएगा। बात समझिए, एंड दिस इज नॉट मार्कोनी कॉम्बिनेशन, दिस इज एंटी मार्कोनी कॉम्बिनेशन। वैसे कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि सर डेल प्लस की स्टेबिलिटी से कैसे आंसर निकाल रहे हैं। एक्चुअली डेल प्लस की स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये बॉन्ड लेंथ से लेना देना। दिस बॉन्ड इज शॉर्टर एंड दिस बॉन्ड इज बिगर। व्हाई? बिकॉज यहां पर NO2 पास में लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच रहा होगा, जिसकी वजह से Cl प्लस और कार्बन के करीब आ जाएगा, छोटा बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, इसलिए टूटने की संभावनाएं सीधे वाले बॉन्ड की होंगी, राइट वाले। समझिए बात। जबकि इससे पहले वाले केसेस में क्या होता था, इससे पहले वाले केसेस में जब आप बॉन्ड तोड़ते थे तो ये वाला तोड़ते थे। क्यों? क्योंकि सर इस CH3 के डोनेटिंग नेचर की वजह से ये बॉन्ड बड़ा है और ये बॉन्ड छोटा है, समझिए, इसलिए ये टूटता था, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अंदर अटैक करता था। समझिए बात को। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लेकिन ये तो बड़ा डिटेल डिस्कशन है, इसकी क्या जरूरत है सर। जहां का डेल प्लस अच्छा लगे वहां धक्का मार दीजिए, और जब कभी विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो डेल प्लस बाहर के अच्छे हो जाते हैं, इसलिए रिंग का खुलना बाहर अटैक करके देखने को मिलता है, जो कि एंटी मार्कोनी की तरफ इशारा करता है। समझे बात को। चलिए और एक सवाल कर लेते हैं। C6H12 एन ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन। पहले तो इसका डीबी कैलकुलेट करते हैं। मुझे लगता है डीबी 7 में से 6 का 1 आ गया सर। डीबी 1 है तो इसका मतलब सर ये एक एल्कीन, और अभी मैंने बनाया था, तुम्हें याद आ रहा है कि सर एक अच्छी एल्कीन 6 कार्बन की सर जो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकती है यही हो सकती है। अब तो तुम लोगों को याद भी हो गया होगा जी सर ये। बस अब बताइए क्या करना है। वो कह रहा है भाई ये आंसर हो गया, फिर कह रहा है हाइड्रोजनेशन दिस एक्टिव। समझ रहे हो बात को। क्यों एक्टिव है सर? ये इसलिए एक्टिव है बिकॉज इट हैज अ कायरल कार्बन। ठीक है, अच्छा दिस इज एक्टिव। अब इसके बाद हाइड्रोजनेट करेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगी। अरे सर आपको कैसे पता? अरे सारी दुनिया को पता है। जब आप इसको हाइड्रोजनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? हाइड्रोजनेट करते ही हो जाएगा CH3 CH2, इधर आ जाएगा CH, इधर आ जाएगा CH3, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा। तो अब देख लीजिए दिस इज नॉट कायरल, यानी ये वाला कार्बन, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम, ये भी और ये भी सेम, तो ऐसे में सर अब ये कार्बन कायरल नहीं है, सो दिस इज इनएक्टिव। तो अगर मुझे आंसर लिखना हो तो इसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर लिख सकता हूं, दिस इनएक्टिव। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से सब लोग इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ये भी एक कर लेते। फटाफट लास्ट सवाल है। इसमें क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज नॉट शोन। उफ सर, देखते ही इसका आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि सर ग्रिग्नार्ड के बारे में बात हो चुकी है, इनका पहला काम है एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। आगे की बातें बाद में करेंगे। ग्रिग्नार्ड सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करता है। अगर इसको कहीं पर भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख गई तो वो फौरन खींच के भागता है। दूसरी बात, अगर इसको एसिडिक हाइड्रोजन ना दिखी तो सर वो एल्डिहाइड कीटोन्स को ढूंढता है ताकि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सके। अगर उसको एल्डिहाइड कीटोन भी ना मिले तो वो एसिड्स के डेरिवेटिव्स को ढूंढता है, जिनको एसिड हैलाइड, अमाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड कहा जाता है, ताकि वो सब्स्टिट्यूशन कर सके। और अगर वो भी ना मिले तो ऐसे में वो एल्काइल हैलाइड्स को ढूंढता है ताकि धक्का मार के बीआर को बाहर निकाले या हैलाइड्स को बाहर निकाले। यानी जो सीक्वेंस है ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन का, उसमें सबसे पहला काम है एसिड बेस, दूसरा काम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तीसरा काम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन एसिड डेरिवेटिव्स, और चौथा काम है नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर इन एल्काइल हैलाइड्स। अब इस सवाल में तो सर एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि दिस हाइड्रोजन इज sp कार्बन से लगा हाइड्रोजन, और sp कार्बन से लगा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। मस्त निकालिए, मस्त हो जाएगा खेल। तो इसका मतलब ये हुआ सर, यही वो आदमी लगता है जो कि हमें जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब जो भी है क्या है, समझ लो बात को, नहीं होता। तो मेरे हिसाब से सब लोग थोड़ा सा अकल लगाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, समझदारी से काम करो। मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि अभी तो बहुत वक्त बाकी है। मैंने लास्ट क्लास में तुमको बोला भी था कि अभी तो सिर्फ समुद्रों को ही लांगा है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो मुझे लगता है ये जो वक्त है, ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेई के अगले अटेम्प्ट को अच्छा करना चाहते हैं, बिकॉज अगर वो कर लेते हैं ये काम तो मस्त हो जाएगा, एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।